हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर सेकंड। मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे आप लोगों ने कोई सी भी दो लैंग्वेज ली हो, वो दोनों लैंग्वेज के अंदर लगभग आपके सेम कंटेंट होता है, सेम चैप्टर होते हैं, सेम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एग्जामिनर क्या कर देता है, कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछ लेगा, कोई उसी का वर्जन आपको संस्कृत में पूछ लेगा, वही आपको इंग्लिश में पूछ लेगा, किसी और लैंग्वेज के अंदर आपको पूछ लेता है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने जिन्होंने हिंदी ली हुई है, अगर इन्होंने हिंदी के अलावा कोई दूसरी भी लैंग्वेज ली होगी, तो हिंदी के माध्यम से उसको भी यहाँ पर पक्के कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर सेकंड की। आज ये आपकी क्लास सेकंड है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्लास फर्स्ट ऑलरेडी करा दी है। आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा तो जल्दी से देख लेना। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, या तो उसमें जाके देख लो, वरना यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और ये मानकर चलिए कि जो मैं आपको जिस प्रकार की पैडागोजी करा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो लैंग्वेज के अंदर पैडागोजी का लेवल है वो ठीक आने लग गया है, क्वेश्चन का लेवल ठीक आने लग गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी अब तैयारी भी चल रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जब ये आपकी क्लास एग्जाम तक चलेगी तो आपको खुद फील हो जाएगा कि मतलब हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है। तो मैं जितनी भी कोशिश करता हूं सभी आपके, अभी मैंने मॉडरेट क्वेश्चन लिए हुए, इजी क्वेश्चन कुछ नहीं करा रहा मैं हिंदी के अंदर, जैसे पहले हल्के हल्के आसान से पूछे जाते थे। उसके बाद 3-4 क्लास के बाद फिर मैं आपके लिए हार्ड क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो हम एवरेज टू हार्ड ही चलेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। तो चलो भाई इसकी शुरुआत करते हैं। साथ ही जो बच्चे नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि बाकी क्लास आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, उसके अलावा जिसको कोर्स लेना है तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स ले लेना। ठीक, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर के किताब के लिए फिर परेशान होते हो, मॉक टेस्ट के लिए परेशान होते हो, या एनसीईआरटी के लिए परेशान होते हो, तो वो सभी चीज आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, और साथ में सभी टीचर आपको अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। ठीक जी, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया यार, बारिश हो रही है। ठीक है, तो बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक, चलो शुरुआत कर लेते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है भाई, इनको पोल देना स्टार्ट कर दे, और पोल के माध्यम से आप लोग यहाँ पर बताना। ठीक, पहला क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम, कौन सा सीक्वेंस प्रथम भाषा अर्जन यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के चरणों का सही क्रम बताता है। अब जो बच्चे पहली बार क्लास सेकंड को देख रहे होंगे, क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अर्जन होता है जब हम किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस वे के थ्रू सीख लेते हैं, जैसे हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसका मैंने क्या काम कर लिया, अर्जन कर लिया, परिवार वालों से कॉपी करा, जैसी परिवार वाले भाषा बोलते थे वैसी मैं इसको अनुकरण यानी कॉपी करके सीख गया। तो इन्होंने यही कहा है कि जो पहली भाषा अर्जित की जाती है, जैसे जो हमारी मातृभाषा है या हिंदी है, उसका एक सही सिक्वेंस यानी कि उसका एक सही क्रम क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूं। ठीक है, ये मॉड्यूल अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आपके भाषा विकास की बात करूं, यानी कि आपके बात करूं लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाषा विकास की यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करूं, पेन चेंज करता हूं, राइटिंग इससे और खराब आती है तो भाषा विकास के अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने बताया हुआ है कि जब जो बच्चा होता है, यहां पर लिख लेता हूं मैं बच्चा। ठीक है, जब बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद जो बच्चा कौन सी भाषा बोलता है, तो जन्म के बाद जो बच्चा भाषा बोलता है वो बच्चा भाषा बोलता है रोने की। क्या काम करना शुरू करता है, रोना। ठीक है, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है जन्म के बाद, और रोने के माध्यम से ही भाषा क्या होती है, हमारे जो विचार होते हैं उसको व्यक्त करने का, आदान प्रदान करने का एक माध्यम भाषा होती है। तो छोटे बच्चे के पास भाषा कौन सी होती है, रोने की, इसी के माध्यम से चीजें बताता है। ठीक है, जैसे बच्चों को भूख लगेगी तो रोना शुरू कर देगा, बच्चा सूसू कर देगा तो रोना शुरू कर देगा, कोई अनजान आ जाएगा तो रोना शुरू कर देगा। तो छोटा बच्चा कैसा होता है, रोने के माध्यम से अपनी भाषा बताता है। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है भाषा की वो आपकी रोना होगी। तो सभी लोग ने रोना शुरू करा था, ठीक है, जन्म के बाद, या कोई हंसता हुआ भी आया दुनिया के अंदर कि देखो मैं आ गया। ठीक, जन्म के बाद जब मान के चलिए लगभग बच्चा आपका 2 से 3 महीने का हो जाता है, जब बच्चा आपका 2 से 3 महीने का हो जाता है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वरना तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट और भी आपका डिटेल में चला जाता है। जब 2 से 3 बच्चे का महीना होता है तो 2 से 3 महीने का बच्चा करना शुरू कर देता है अनुकुंजन, जिसको कुइंग कहते हैं। ठीक है, क्या काम करना शुरू कर देता है, अनुकुंजन, जिसको कुइंग बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने सभी ने, मैंने भी, सभी ने किया हुआ है। ठीक है, यानी जैसा आपने देखा होगा कुछ वोवल्स होते हैं, ए आई ओ यू, तो छोटा बच्चा 2-3 महीने का कैसे बोलता है, ए ई, इस तरीके से बोलता है। ठीक है, मतलब सही प्रकार से बोल भी नहीं पा रहा, सिर्फ यहाँ पर वोवल्स जो होते हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है बोलने की।
उसके अलावा जैसे ही बच्चा आपका 6 महीने का होता है, अगर मैं बात करूं जैसे ही बच्चा आपका 6 महीने का होता है, तो 6 महीने का बच्चा ये काफी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, या मैं कहूं कि हर बार ये आपका रिपीट होता है। तो 6 महीने का बच्चा करना शुरू कर देता है बबलाना, ठीक है, क्या करना शुरू कर देता है, 6 महीने का बच्चा करना शुरू कर देता है बबलाना, जिसको बोलते हैं बबलिंग, जिसको बोलते हैं, ठीक है। बबलाना कैसे शुरू कर देता है, बबलाना शुरू कर देता है ऐसे, पा, भा, दा, मा, ना, ठीक है, ना, इस प्रकार से 6 महीने का बच्चा ऐसे बोलना शुरू कर देता है। ऐसी तो करा था आपने और सभी ने, हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद 6 महीने के बाद अगर मैं बात करूं आपके 1 साल तक के बच्चे की बात करूं, ठीक है, अगर बात करें 1 साल तक के बच्चे की, तो 1 साल के बच्चे के पास शब्द जो भंडार रहता है उसके पास 2 से 3 यहाँ पर शब्द भंडार हो जाते हैं, यानी 2 से 3 शब्द जानना शुरू कर देता है। कितने, 2 से 3 शब्द जानना शुरू कर देता है। और हम सभी को पता है वो 2 से 3 शब्द क्या होते हैं, ज्यादातर मामा या पापा या नाना इस प्रकार के, ठीक है, या दादा, इस प्रकार के शब्दों को बच्चा जानना शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चा जब आपका 1.5 साल से लेके 2 साल की स्टेज के अंदर होता है, ठीक है, जब बच्चा आपका 1.5 साल से लेके 2 साल तक की स्टेज में होता है, और 2 साल तक के बच्चे के पास जो शब्द भंडार होता है ना, 2 साल के बच्चे के पास जो शब्द भंडार होता है, यानी कि जो शब्दों का भंडार होता है, तो 2 साल के बच्चे के पास जो शब्द भंडार होता है वो हो जाता है उसका 100 का, ठीक है, यानी 100 शब्द उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं जिनको बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का बच्चा क्या काम करता है, उसके अंदर यहां पर आ जाती है टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है। क्या आ जाती है, उस बच्चे को आ जाती है यहां पर टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है। क्या आ जाती है, टेलीग्राफिक स्पीच यहां पर आ जाती है। टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब होता है जब बच्चा 2 से 3 शब्दों को बोलकर एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, 2 या 3 शब्दों को मिलाकर बच्चा एक वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। मम्मा पानी दो, ठीक है, पापा यहाँ आओ, इस प्रकार से बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच का करना यूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया जो आपका भाषा विकास है, ये भाषा विकास आपका लगभग जिसको अगर मैं कह 6 अवस्था तक आपका इस प्रकार से चलता हुआ देखने को मिलता है, ठीक। अब यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन यार दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर काफी विवाद है, ठीक है, और विवाद मुझे पता है क्यों लगता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, और एग्जाम में आने के बाद जो मैंने आपको ये बताया कि जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास होता है, ठीक है, जैसे जो ऑथेंटिक किताबें होती है, एनओएस की किताबें होती है, तो इसमें ये मतलब भाषा क्रम बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर हमें चैलेंज भी करना है कोई क्वेश्चन और हमें ऑथेंटिक किताब का सोर्स ही लगाना होता है, पब्लिकेशन का नहीं लगाना होता, तो इसके माध्यम से हम चैलेंज कर सकते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या काम करा है, भाषा विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा। ये ही क्वेश्चन को एक बार घुमाकर इन्होंने एक बार और हिंदी के अंदर पूछा था, एक बार आई थिंक इन्होंने संस्कृत के अंदर भी पूछा था। तो देखिए मैंने बताया यहां पर बबलाना है, ठीक है, तो यहां पर पहले दिया हुआ है बबलाना, ठीक है, यहां पर पहले दिया हुआ है बबलाना। एक शब्द वाक्य नहीं बनाता, एक शब्द वाक्य नहीं बनाता, क्योंकि मैंने सबसे पहले चीज बताई, रोने के बाद अनुकुंजन के बाद बच्चा बबलाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहां पर पहले तो बबलाना आएगा, ये चीज तो कंफर्म हो गई, क्या आएगी, बबलाना यहां पर आएगा, ठीक है, बबलाना। अब बबलाना के बाद दिया हुआ है 2 शब्दीय वाक्य चरण, उसके बाद 1 शब्दीय वाक्य चरण, और उसके बाद आपका संक्षिप्त वाक्य चरण। तो संक्षिप्त वाक्य चरण तो ठीक है, लगभग आपका जब 4 साल तक का बच्चा हो जाता है इसको कर लेता है, तो ये तो दोनों के अंदर आपका ठीक आ रहा है। अब जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, उस सीबीएसई बोर्ड ने यार कभी तो पहले 2 शब्द वाक्य चरण को ठीक माना है, कभी पहले आपके 1 शब्द वाक्य चरण को ठीक माना है, और उसके बाद यहां पर ये क्वेश्चन चैलेंज भी होगा, उसके बाद ये आंसर की भी आई होगी रिवाइज होकर, लेकिन इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। बट देखा जाता है कि सबसे पहले जो बच्चा होता है 1 शब्दों को सीखता है, फिर उसके बाद 2 शब्दों को सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपका डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, और सीबीएसई वालों ने खुद इसके अंदर अपना ये गलती करी हुई है, एक जगह एक को ठीक माना है, दूसरी जगह दूसरे को ठीक माना है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भाषा विकास का क्रम रखना है, इसके अकॉर्डिंग भाषा विकास का क्रम रखना है। अगर इसके अकॉर्डिंग भाषा विकास का क्रम रखोगे तो आपका ठीक माना जाएगा, ठीक है। बाकी सीबीएसई वाले बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको मतलब चैलेंज करने के बावजूद चेंज कर देते हैं, वो ज्यादा चेंज नहीं करता है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन, या फिर ऐसे क्वेश्चन के ऊपर उसको स्टार दे देना चाहिए, सभी को बोनस नंबर मिलना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि किसके द्वारा विद्यालय तैयारी के 3 माह
खेल आधारित मॉड्यूल की बात की जा रही है, उसके विकास की अनुशंसा की गई है। देखिए मैं अभी आपको बताता हूं, मैंने एक पिक्चर आप लोगों के लिए ली हुई थी, ये रहा आपका स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ठीक है, ये रहा आपका कौन सा स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, जिसके बारे में आपकी एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर इसके बारे में बात कही गई थी। किसके बारे में? एसपीएम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, जो कितने महीने का होता है? ये होता है 3 महीने का प्ले बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल होता है। कौन सा होता है? ये होता है आपका 3 महीने का प्ले बेस्ड मॉड्यूल होता है, यानी कि खेल आधारित आपका मॉड्यूल होता है। अब ये मॉड्यूल किसके लिए होता है? देखिए सामने आपको स्क्रीन पर पता ही चल रहा होगा, यहाँ पर जो ग्रेड फर्स्ट के अंदर मान लीजिए बच्चा है, उसके अंदर आना चाहता है बाल वाटिका के अंदर, तो उनको खेल कूद के माध्यम से, ठीक है, यानी एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाकर हम आगे के लिए उसको मतलब यहां पर तैयार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर आपकी 4 स्टेज दी हुई है। तो जो पहली स्टेज होती है, जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज होती है, ठीक है, तो फाउंडेशनल स्टेज जो यहां पर शुरू की जा रही है, जिसके अंदर आपकी जो अब बड़ी महत्वपूर्ण बनती जा रही है बाल वाटिका के नाम से, जो है जिसको आंगनवाड़ी भी आप लोग आसपास देखे होंगे, आंगनवाड़ी के केंद्र खुले हुए, बाल वाटिका आप लोग इसको बोल दीजिए, ठीक है। इसके अंदर अब वैकेंसी भी निकलने वाली है, आई थिंक केंद्रीय विद्यालय के अंदर इसकी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। तो जिसने इसका कोर्स किया हुआ है तैयार रहना, मैं आपको बता दूंगा कब निकलेगी, ठीक है। तो बाल वाटिका के अंदर अब बच्चों को क्या काम करा जाएगा? बच्चों को कोई भी पेन किताब के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाएगा। जो बच्चा बाल वाटिका के अंदर होगा उसको जितना भी होगा एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाएगा। बस शिक्षा नीति में तो बस एक बात कही हुई थी कि बस ज्यादा सादा एक पेपर का यूज करके हम उसको मतलब कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, लेकिन लिखना पढ़ना पेन वैन नहीं करा सकते। लेकिन आप लोग आंगनवाड़ी के अंदर जाके देखोगे वहां कोई एक्टिविटी नहीं होती, बच्चों को खाना खिलाया, थोड़ा बहुत काम कराया, भगा देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे सुधार आएगा। तो जो आपका 3 महीने का प्ले बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल बनाया गया है, ये आपका इन बच्चों के लिए बनाया गया। तो इसकी अनुशंसा किसमें की गई है? एनसीएफ 2005 में नहीं की गई, ये की गई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर इसकी की गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। बीबी के साथ आप लोग जा रहे हो, बीबी के साथ आप लोग बहुत जाते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थी क्लास में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। अच्छा, ऐसे तो हम लोग सभी करते थे। आपने देखा है जब स्कूल के अंदर ज्यादातर मैंने इस चीज को ऑब्जर्व करा है, जैसे मान लीजिए स्कूल की बात हो, कोचिंग की बात हो, तो जैसे जो लड़के होते हैं ना, मतलब वो लड़के बैठे होंगे उनसे तो बात कर लेंगे। मान लीजिए कोई लड़कियां बैठी है तो उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है, डरते हैं, जैसे पता नहीं लड़कियां उनको खा जाएगी। तो आपने देखा होगा कोचिंग के अंदर भी, जब हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते थे, लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करते थे, ठीक है। तो लड़कों को बहुत डर लगता है, मतलब ये मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत ज्यादातर लड़कों को डर ही लगता है लड़कियों से बात करने में, संकोच करते हैं उनसे। कैसे करते हैं? संकोच करते हैं। तो उनको संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? बताओ भाई। आप लोग तो अभी भी बहुत से संकोच करते होंगे किसी से बात करते हुए कि भाई मान लीजिए लड़के है, पता नहीं मार ना दे या कुछ बेइज्जती ना कर दे हमारी, तो उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या कर सकते हो? उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे, उन बच्चों को एनकरेज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एनकरेज करूं, कोई बात नहीं भाई, बात कर लो, क्या हुआ, अरे भाई आपकी बहन ही तो है, बात कर लो, ठीक है, बहन भाई में क्या संकोच करना, बात करो आपस में, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको, जैसे मैंने आपको एनकरेज करा कि आपस में आप लोग बहन भाई हो, कोई बात नहीं, आपस में बात करिए। ऐसी टीचर को, छोटे बच्चों को आपस में बात करानी चाहिए। इससे क्या होता है, जो जेंडर वाइज होता है, ठीक है, जो एक जेंडर वाइज होता है ना, और एक जेंडर स्टीरियोटाइप इसके द्वारा बनता जाता है, वो यहां पर खत्म होगा जब लड़के लड़कियां एक साथ यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, कोई लड़का कमेंट में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा इसके बाद, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कभी सारे लोंडे चिढ़कर यहां पर कमेंट में कुछ गलत गलत बोले। अगला है कि क्लास में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन करें। अनौपचारिक गतिविधियां कैसे हो जाएगी? देखिए, औपचारिक गतिविधियां तो वही हो जाएगी जब बच्चों को किसी पढ़ाई के माध्यम से या किसी उसको सब्जेक्ट के माध्यम से कोई चीज सिखाएंगे। अनौपचारिक गतिविधि आप लोग करा दीजिए। मान लीजिए आप लोग स्कूल के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी करा दो, या मान लीजिए किसी खेल के अंदर उनको ऐसे शामिल कर दो जहां पर लड़के लड़कियां एक साथ खेल रहे हैं या किसी चीज के अंदर इंगेज हो रहे हैं, तो आप पर दोनों एक साथ जब आपस में खेलेंगे, बात करेंगे, तो आपस में बातचीत भी हो जाएगी, ठीक है। अगला यहां पर दिया हुआ है, उनके निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए, उन्हें रेनफोर्समेंट दिया जाए। पुनर्बलन यानी कि जो रेनफोर्समेंट होता है, एक प्रकार का आपका स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक होता है जो आपको रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है।
जैसे मान लीजिए आपका उद्दीपक मैंने बोल दिया कि जो मेरी वीडियो को देखेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, जो मेरी वीडियो को पूरी देखेगा, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, आप लोगों ने क्या काम करा, हट जाओ, ठीक है, घर वालों ने कहा खाना खा ले, हट जाओ हट जाओ, कुछ नहीं आज इनकी पूरी वीडियो को देखेंगे। तो आपने क्या काम शुरू कर दिया, ये यहां पर मान लीजिए कोई उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस आपको दिया हुआ था, इस उद्दीपक के प्रति आपने क्या काम करना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने क्या काम करना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया कि हट जाओ आज तो 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर सर जी की पूरी वीडियो देख ली। ये आपके बेसिकली जो टर्म है, जैसे जो बीएफ स्किनर है उन्होंने इसके बारे में कही थी, जो लैंग्वेज के अंदर पूछा जाता है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सिर्फ सीखी जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिइंफोर्समेंट। तो उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको यहां पर रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग आपस में कर रहे हो तो मैं आपको रिइंफोर्समेंट दूंगा, ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए आप लोग आपस में बात करोगे तो टीचर बनने के बाद भी जो आप लोग जब स्टाफ बैठोगे तो तब भी तो एक साथ रहोगे, मैडम रहेगी और सर भी रहेगा, तो आपस में टिफिन भी शेयर कर लेना, बातें भी कर लेना आपस में थोड़ी सी। और जॉब लगने के बाद तो देखते हैं कि भाई कौन सा हमारे लिए, मान लीजिए अनमैरिड जो लोग रहते हैं, कि कौन सा सही रहेगा, कौन सी सही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिइंफोर्समेंट आपको दिया जाएगा कि बेटा पढ़ लो इसको सही से, उसके बाद आपकी संकोच दूर हो जाएगा। तो आपस में इस तरीके से भी हो सकता है। उन्हें कुछ और तरीके के काम दे दिए जाए और कुछ तरीके के काम उनको मत देना, ठीक है, वरना आपके लिए दिक्कत होगी, बच्चे ज्यादा ही संकोच को खत्म करते चले जाएंगे। तो यहां पर आंसर पहला, दूसरा और तीसरा आंसर आपका ठीक हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि और कुछ काम की बात हो रही है, या तो औपचारिक या अनौपचारिक कुछ देंगे, ठीक है। तो पहला दूसरा कहा गया भाई, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, फर्स्ट के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, आप तो पूरा वीडियो देखना है, ठीक है भाई, हाँ पूरा वीडियो देखिए और आपस में बातचीत कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में बातचीत कर रहे हो, इस संकोच को खत्म करिए। आपस में बहन भाइयों में कोई संकोच नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर करिए। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्लास 3 की एक जो बालिका होती है वो शब्दों के प्रत्येक अक्षर की जो ध्वनि होती है उसको समझ लेती है, ठीक है, और उसको पढ़ भी लेती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है वो आपको बताइए। अब मान लीजिए कोई भी अक्षर लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी अक्षर लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, राखी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने रक्षाबंधन, ठीक है, अरे मात्रा गलत लग गई, ये लिख दिया मैंने रक्षाबंधन, ये लिख दिया मैंने भाई बहन। आज मजा आ रहा है ना सभी को आपस में, ठीक है। लड़कों के अंदर मोटे मोटे इमेज भेजेंगे लाल लाल चेहरे बना के। मैंने यहां पर ये शब्द लिख दिए। अब यहां पर मान लीजिए क्लास 3 का कोई बच्चा मान लीजिए आपके पास में बैठा है तो पहचान लेगा ये तो राखी है, भाई बहन पर जो बांधी जाती है, ठीक है। और देखो मम्मी आपके भैया भी कमेंट कर रहे हैं और भैया देखो दीदी भी आपके कमेंट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर प्रत्येक शब्द की जो ध्वनि है उसको समझ लेती है। जैसी बात आती है राखी की, उसने कहा रक्षाबंधन, ठीक है। तो यहां पर वो क्या काम कर रही है, एनकोडिंग जी नहीं, यहां पर वो डिकोडिंग कर रही है, ठीक है। देखिए डिकोडिंग जो स्किल होती है ना, ये जो डिकोडिंग की जो स्किल होती है, डिकोडिंग का जो कौशल होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है बच्चों को सिखाना। यहां पर बच्चा जब शब्दों को डिकोड करना यानी इनको समझना शुरू कर देता है तो ये प्रक्रिया इस चरण में आपकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो डिकोडिंग के माध्यम से करता है। मान लीजिए मैं यहां पर कुछ भी लिख रहा हूं और बच्चा इसको सही से पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो फिर यानी वो डिकोड नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है। तो यहां पर जो काम कर रहा है वो कर रही है बच्ची डिकोडिंग का काम कर रही है। तो सेकंड आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सेकंड आंसर, ठीक। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर। अच्छा सही सही बताओ कितने लड़कों को स्कूल के टाइम पर राखियां बांधी है, सभी की उनकी जो क्लास के अंदर लड़कियां रहती थी, ठीक है। ईमानदारी से आंसर देना सही सही से, ठीक है। सभी को राखियां बांधी होगी स्कूल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि क्लास 5th में जो भाषा दिगम, अब देखिए ऊपर एक क्वेश्चन गया भाषा अर्जन का, जब बच्चा प्राकृतिक रूप से किसी भाषा को सीख लेता है जैसे उसकी मातृभाषा। दूसरा आ गया आपके सामने भाषा अधिगम की बात हो रही है, जब बच्चा किसी दूसरी भाषा को सीखता है संसाधनों के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए दूसरी भाषा, उसको मैंने बताया था आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश का टीचर चाहिए, किताबें चाहिए, नियमों की जानकारी उसको होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की बात हो रही है। देखिए यहां पर आपके बेसिकली बात आ जाती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। तो ब्लूम्स ने लर्निंग की यानी कि अधिगम के लिए टैक्सोनॉमी दी थी, ठीक है, यानी जो लर्निंग होती है उसके क्लासिफिकेशन की बात कही थी। बेसिकली टैक्सोनॉमी का मतलब ही क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण होता है। तो इन्होंने यहां पर कुछ स्टेप बताए थे, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप है जो आपके बटे होते हैं हॉट्स और लोट्स के अंदर। हॉट्स यहां पर दिया हुआ है, हॉट्स का मतलब है आपका, हॉट्स का मतलब है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल,
उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, तो ये आपके होट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं आपके लोड्स की, तो ये होता है आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, हायर और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ज्यादातर आपके जो स्कूल है, और अगर मैं बात करूं सीबीएसई के स्कूल, तो सीबीएसई के स्कूल आपके होट्स पर काम कर रहे हैं, ज्यादातर होट्स से संबंधित आपके सीबीएसई के स्कूल में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये होट्स और लोड्स के बारे में आई होप आप लोग जान लीजिए क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग लगे हो जी हाँ हमें भी बांध दिए, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ध्यान लगाओ। देखिए, अगर मैं बात करूं नॉलेज की, तो पहला होता है आपका नॉलेज की बात कर रहा हूं, पहला स्टेप होता है आपका नॉलेज, ठीक है। पहला स्टेप होता है आपका नॉलेज। नॉलेज के अंदर क्या होता है, सिर्फ चीजें बताई जाती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, कितने लड़कों को स्कूल के टाइम पर रक्षाबंधन मार दी गई थी, क्योंकि उसी से संबंधित मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको पता भी है नहीं है कि रक्षाबंधन पर क्या बांधी जाती है, राखी बांधी जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको नॉलेज के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको समझा रहा हूं, तो कॉम्प्रिहेंशन यानी कि दूसरा हो जाता है आपका समझ हो जाता है। फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि रक्षाबंधन क्यों जरूरी है, क्यों भाई बहन के अंदर इतना प्यार है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे भाई बहन की तरह प्यार करिए। उसके बाद फिर तीसरा होता है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। फिर मैं क्या कहूंगा कि भाई जो भी आपके साथ ऐसे मिले, तो आपस में बहन भाई की तरह एक साथ रहिए, चीजों को समझिए, और इससे रिलेटेड जो मैंने आपको एक दो क्वेश्चन बताए, इनकी प्रैक्टिस करिए, यानी अप्लाई करिए। एप्लीकेशन का मतलब है अप्लाई करिए। तो यहां पर नॉलेज यानी कि जो आपका ज्ञान होता है, समझ, और यह आपका एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, ये तो होते हैं लोड्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इसके बारे में जान गए होंगे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं होट्स के बारे में, बात करते हैं। अगर मैं बात करूं आपके होट्स की, तो होट्स के अंदर आ जाता है आपका एनालिसिस आ जाता है, यहां लिख देता हूं भाई, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। होट्स के मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके अंदर आ जाता है एनालिसिस आ जाता है, सिंथेसिस आ जाता है, और इवोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। हालांकि ये जो टेक्सोनोमी है 2001 के अंदर चेंज हो गई थी, ठीक है, इनके जो स्टूडेंट थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब वो थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या पूरी इसकी स्टोरी है। अब आप लोग क्या काम करते हो, एनालिसिस करते हो, यानी कि क्या काम करते हो, विश्लेषण करते हो। विश्लेषण का मतलब होता है जब आप किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़कर उसका समाधान निकालते हो। किसमें? टुकड़ों में तोड़कर उसका समाधान निकालते हो। किसमें? टुकड़ों में तोड़कर उसका समाधान निकालते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पूछा, रक्षाबंधन से संबंधित कोई चीज पूछी, तो आपके माइंड में आया यार जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तो उन्होंने लड़कियों ने रक्षा बंधन पर राखी बांधी थी, जब हम लोग उससे आगे स्कूल में चले गए, माध्यमिक में चले गए, तो उन्होंने बांधी, अब बड़े हो गए हैं तो यार आसपास की बांध देती है। तो आपने क्या काम करा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछी, यानी जो आपके सामने समाधान आए, उसका आप लोगों ने टुकड़ों में यहां पर एनालिसिस करना उसका शुरू कर दिया। विश्लेषण का मतलब होता है जब आप इन सभी चीजों को जोड़ लेते हो, ठीक है। तो जोड़कर आपने आंसर बता दिया कि सर जी आज तक पूरे जिंदगी भर के अंदर मुझे 100 लड़कियों ने राखी बांधी है, मैं 100 बहनों का भैया बनाऊं यहां पर। तो आपने सभी चीजों को, सभी समस्याओं को तोड़कर यहां पर सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण कर लिया, ठीक है, संश्लेषण कर दिया। और उसके बाद होता है आपका इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। फिर मैं आप लोगों का मूल्यांकन करूंगा कि यहां पर लड़कियों का सबसे बड़ा भैया कौन सा है, जिसने सबसे ज्यादा राखी बांध दिया, जिसके साथ ऐसे काम हुए, ठीक है। तो ये जो आपका होता है होट्स, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इसके अंदर आपके एनालिसिस, सिंथेसिस और आपका इवोल्यूशन आ जाता है, संश्लेषण, विश्लेषण और आपके मूल्यांकन आ जाते हैं। आई होप आप लोग लोट्स और होट्स के बारे में समझ गए होंगे। और सीबीएसई के जो आपके स्कूल है, जो आपका होट्स है, इस पर आधारित आपके ज्यादातर चीजें यहां पर करा रहे हैं। इसने क्वेश्चन, इसको हटा दूं मैं, ये समझ में आ गया आपकी, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके बाद में इसने क्वेश्चन पूछा था कि उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, इसने होट्स पूछा था, तो इसके आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, कौन सा उपयुक्त काम है, वो आप लोग बताइए। देखिए पहला यहां पर दिया हुआ है कि रहीम नाश्ता कर रहा है, तो इस वाक्य का विश्लेषण करें। देखिए यहां पर विश्लेषण की बात आ गई, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये आपके किसके अंदर होते हैं, होट्स के अंदर होते हैं। तो ठीक है, हम इसको मान सकते हैं, ये भी आपका होट्स का तरीका है कि रहीम नाश्ता जो कर रहा है इसका विश्लेषण करना है। दूसरा दिया है कि वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखना है। अब यहां पर यार सीधी सी बात आ गई, अनुच्छेद लिखना है, चीजें समझानी है, ठीक है। तो ये आपका होट्स के अंदर हम इसको इतना नहीं ले सकते। अगला है कि कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर है और पानी की कमी से जूझ रहे हैं, एक गांव में गए और शोध करें और 300 शब्दों में फिर एक रिपोर्ट लिख के। ये तीसरी आपकी एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आप लोग क्या काम करोगे, संश्लेषण करोगे, विश्लेषण भी करोगे और लास्ट में मूल्यांकन करोगे। 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखोगे कि पानी की कमी से लोग क्यों जूझ रहे, क्या इसकी वजह है।
तो आंसर आपका थर्ड समझ में हो जाएगा। आई होप आप लोग होड्स और लोड्स के बारे में यहां पर समझ गए होंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जब मैं स्कूल में था तो स्कूल के अंदर जैसे मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि 8 क्लास के अंदर हमारा स्कूल बन रहा था, तो 7th क्लास तक मतलब मैंने किसी से राखी नहीं बंधवाई थी। ठीक है हालांकि जैसे स्कूल भी अपना ही था तो मैंने किसी से राखी नहीं बंधवाई थी। तो 8 क्लास के अंदर हमारा स्कूल बन रहा था, तो बनने के दौरान बिल्डिंग टूट रही थी। ठीक है, तो एक बाथरूम बचा था सिर्फ, जहां पर हम लोग छिपते थे, या 7th क्लास तक हम लोग छिपते आ रहे थे। तो मैं और मेरा दोस्त, पूरी बिल्डिंग ही टूट रही थी, कहीं छिपने की जगह नहीं बची, और हमारा 8 क्लास के अंदर पूरा हाथ भर दिया लड़कियों ने। ठीक है, तो पूरा का पूरा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बांध दी गई, मुझे भी बांध दी गई है भाई, राखियां मुझे भी बांध दी गई है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगले दिन उनको गिफ्ट लेकर जा रहे थे, किसी को पेंटिंग दी, किसी को पेन दिया। ठीक है, ले तू भी पकड़, तू भी पकड़, ऐसे कर करके। ठीक है एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपनी ज्ञान के संदर्भ में जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उस पर चिंतन करता है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हो, आपने इसका सिलेबस पढ़ा, सीटेट का सिलेबस, अब आप उस पर चिंतन कर रहे हो कि भाई क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या इसका लेवल होता है और किस प्रकार से हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर चिंतन करता है। तो बच्चे द्वारा इस्तेमाल किए गए जो पठन है, ठीक है, जो यहाँ पर रीडिंग है, इसके जो आपके उपकौशल है उसको क्या कहा जाएगा। क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपको जो पठन होता है, पढ़ना होता है, इसके आपके 4 उपकौशल बताए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं देखे तो क्लास फर्स्ट के अंदर जाके देख लेना। तो इसके उपकौशल क्या हो जाएंगे। क्या यहां पर वैश्विक समझ की बात करी जा रही है? जी नहीं। स्थानीय समझ की बात करी जा रही है? जी नहीं। पाठ्य वस्तु को सरसरी तौर पर पठन, देखिए उपकौशल के अंदर एक तो यही आ गया, सरसरी तौर पर पढ़ना। मान लीजिए हमें कोई चीज आती है सामने और हमें मोटी मोटी जानकारी देखने, तो सरसरी तौर पर पढ़ते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं तो सरसरी तौर पर जल्दी जल्दी हमने उसको पढ़ लिया, मेन मेन खबरों को उसको पढ़ लिया। ठीक है, यहां पर बात हो रही है पाठ्य सामग्री की व्याख्या करने की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब इस विषय वस्तु पर, इस कंटेंट पर वो चिंतन करता है ना, तो पाठ्य सामग्री की व्याख्या करता है। जैसे मैंने भी आपको बताया सीटेट का सिलेबस क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल इसका होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग जा रहे हो 4th के साथ, आंसर आपका 4th यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते, सामने आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक अध्यापक ने पहचान की कि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैंने लिख दिया यहां पर बिल लिख दिया मैंने, ठीक है, बिल, और यहां पर लिख दिया मैंने बॉल लिख दिया, तो लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एल आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, ये भी लास्ट में डबल एल आ रहा है। लेकिन बच्चा इनकी जो ये एक समान ध्वनियां है, ठीक है, तो दोनों की एक समान ध्वनियां है, लेकिन इसको हम बिल बोलते हैं, इसको हम बॉल बोलते हैं, तो लास्ट में एक समान ध्वनि आ रही, तो बच्चा इस चीज के अंदर कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें यानी उसमें असमर्थ है। तो अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण है। उसने कहा कि जो प्रथम भाषा है, प्रथम भाषा कौन सी हो जाएगी, जो हमारी मातृभाषा यानी कि जो हमारी मदर टंग है, क्या हो जाएगी, हमारी जो मदर टंग है यानी मातृभाषा है। अच्छा, आप लोग जो जितने वीडियो देख रहे हो, मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें कोई तुक समझ में आता है? अगर यहाँ बी आई डबल एल लग गया तो बिल, बी ए डबल एल लग गया तो बोल, आई इल और ओल पता नहीं चेंज हो गया, जबकि टर्म यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो इंग्लिश का कुछ पता ही नहीं कौन सा क्या बन जाए, सी के को के भी बन जाएगा, खाली के लिखेंगे तो भी के बनेगा। ठीक है, ये किसकी वजह से है, इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चा इस प्रकार की चीजों के अंदर असमर्थ है, समझ नहीं पा रहा, तो टीचर को इसको छोड़ देना चाहिए कि नहीं कुछ नहीं अपने आप सीख जाएगा या मत सीखेगा। ठीक है, या श्रवण परीक्षण यानी जो सुनने से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है एवं जो प्रैक्टिस होती है उसकी आवश्यकता की जरूरत है, या फिर यह समझ को बाधित करता है, या फिर यह अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा। बताओ इसके अंदर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, अच्छा देखिए आप लोग जो जा रहे हो बिल्कुल ठीक जा रहे हो, सेकंड के साथ आप लोग जा रहे हो। यहां पर आपका जो सुनने से संबंधित जो ट्रेनिंग है, यहां पर बच्चों को बताएंगे कि भाई बी आई डबल एल, ध्यान से सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है, बिल लिखा हुआ है। अगर बी ए डबल एल लिखा हुआ है तो यहां पर ओल लिखा हुआ है, बाकी अंग्रेज बताएंगे। ठीक है, कि ये इस प्रकार की इंग्लिश जो बनाई हुई है, कैसे बनाई हुई है, क्या क्या उसके अंदर फैक्ट लगते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर या लैंग्वेज के अंदर एक टर्म आ जाती है आपकी, होमोनिम आ जाती है। होमोनिम का मतलब होता है जब किसी वर्ड की सेम तो उसका वर्ड होता है, सेम उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, बट उसका मीनिंग अलग होता है, तो होमोनिम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बैट, क्या लिख दिया, बैट, और यहां पर भी बैट लिख दिया।
अब दोनों का जो आप लोग देखिए, दोनों का जो मैंने यहां पर शब्द लिखा है सेम है, प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है, बोलने के अंदर जो उच्चारण हो रहा है वो भी सेम है, बैट बैट, ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग अलग है। एक बैट यहां पर बैट बॉल वाला बैट है, एक बैट यहां पर चमगादड़ वाला बैट है, ठीक है, तो ये आपके होमोनिम हो जाते हैं। लेकिन बच्चा यहां पर अगर इस प्रकार की चीजों के अंदर असमर्थ हो रहा है, चीजों को नहीं समझ पा रहा, तो यहां पर हम सबसे पहले उसको सुनने से संबंधित ट्रेनिंग देंगे, तो आंसर आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 वर्ष की जो बालिका है वो पुस्तक में, किताब में चित्र देखकर कहानी कहती है, ठीक है, तो यह बालिका क्या काम कर रही है वो आपको बताना है। क्या ये आरंभिक पाठक है? बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर जो बच्ची है उसने नया नया पढ़ना स्टार्ट करा है, यानी कि शुरुआत की जो आपकी पाठक होती है, ठीक है, यानी कोई भी उसने पिक्चर देख ली, मान लीजिए किताब है तो किताब के अंदर उसने कोई पिक्चर देख ली, किताब के अंदर उसने पिक्चर देख ली नल की, ठीक है, तो आपको नल को देख कर ये नल है, इस पर हम पानी पीते हैं, इसको ऐसे चलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो शुरुआत की आरंभिक पाठक है, वो कोई कथावाचक नहीं बनी। कथावाचक तो बहुत जाकर बनते हैं हमारे देश के अंदर, आप लोग देख लेना, जो बहुत बड़े कथावाचक भी मिलेंगे, बहुत ज्ञान उनको मिलेगा, जो उनकी भाषा होती है, ठीक है, उन पर बहुत बढ़िया कमांड मिलता है। चित्र पाठक नहीं है, ना ही पारंपरिक पाठक है कि पहले से ही लंबे समय से चली आ रही पाठक है, बेचारी 3 साल की है, तो शुरुआती यानी कि आरंभिक पाठक है। आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए सामने क्या दिया हुआ है कि नई शब्दावली सिखाते समय, यानी कि नई वोकैब के बारे में सिखाते समय, बच्चों को नए नए वोकैब सिखाने हैं, ठीक है, शब्दावलियां उनको सिखानी है। अध्यापक को क्या काम करना चाहिए? बताओ भैया, अध्यापक को क्या काम करना चाहिए? ठीक है, देखिए जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था, मैं क्या काम करता था अपना बता रहा हूं। जैसे वोकैब होती है, ये आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, अन्यकार्ती शब्द, या फिर आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इसमें आते हैं, हिंदी इंग्लिश में आते हैं। तो मैंने यार इनके अपने अलग अलग रजिस्टर बनाए हुए थे, तो मैंने सभी लिखे हुए थे, मतलब इससे पहले जितने भी एग्जाम में पूछे गए, चाहे एसएससी में हो, टीचिंग में, तो मैंने अलग अलग रजिस्टर में लिखे हुए, तो मुझे काफी चीजें मतलब वो याद है, तो आपस में रिलेट करके उनको पढ़ता था। क्योंकि अगर आपको जॉब लेनी है ना, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वोकैब तो आपको बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। जो भी मैं एग्जाम देता था, तो जो भी नया शब्द आता था वोकैब का, नई शब्दावली आती थी, उसको मैं लिख लेता था रजिस्टर में, ठीक है। आई होप आप लोग भी यही काम करते चलिए। तो क्या करना चाहिए? पहला, शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा में अर्थ लिखनी चाहिए, यानी कि उनकी मातृभाषा में अर्थ लिखने चाहिए अगर उनको नई शब्दावली हम सिखा रहे हैं, ठीक है। शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए। देखिए अगर आप लोग यहां पर दूसरे ऑप्शन को देखोगे, मान लीजिए मैं बच्चों को नई शब्दावली सिखानी है, फॉर एग्जांपल उसको आज की डेट के अंदर सिखानी है, एआई के बारे में बताना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है, या फिर मान लीजिए जो आपके ड्रोन कैमरा चल रहे हैं, ठीक है, या ड्रोन कैमरा चल रहे हैं, तो इनके बारे में सिखाना है। तो आप लोग क्या काम करिए, कोई भी टीएलएम का यूज कर लो। टीएलएम मतलब कोई भी, मान लीजिए कंप्यूटर ले लिया, स्कूल के अंदर होगा, या मोबाइल फोन ले लिया और मोबाइल फोन में ड्रोन कैमरा दिखा दिए, तो बच्चे उसको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देखेगा और उससे संबंधित फिर उसको प्रयोग करने के अवसर दे दो कि बेटा मान लीजिए आप ड्रोन कैमरा है, तो बताओ दूसरी जगह कैसे जाओगे, तो बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे उड़ता उड़ता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर बच्चे को अवसर देंगे ऐसे शब्दों से प्रयोग करने में, उससे एक्टिविटी में एंगेज करेंगे, तो वो सबसे बढ़िया तरीका रह जाएगा नई शब्दावली को सिखाना, क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है और एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा है। तो आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए, ठीक है, कर सकते हो, बट दूसरा सबसे ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट है। शब्दों को याद नहीं करा सकते और ड्रिल अभ्यास तो उनको रोट लर्निंग की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन, जो आपकी क्लास फर्स्ट हुई थी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको गलत मत बता देना। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या वही, सर मेरा पिछले सीटेट में फर्स्ट पेपर क्लियर है लेकिन सेकंड पेपर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मेरा फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड नहीं बता रहा है, तो मैं क्या करूं, सीटेट का पेपर क्लियर नहीं है क्या? नहीं, अगर आपका क्लियर है डिजी लॉकर में चेक कर लो ना, ठीक है, उसमें आपका पता लग जाएगा अगर आपका पेपर क्लियर है। वैसे ऐसी कोई समस्या नहीं होती, आपने शायद उसको ध्यान से नहीं देखा होगा, वरना फिर आप लोग मेल कर दीजिए सीबीएसई को, पड़पड़गंज वाली यूनिट के अंदर। क्वेश्चन आपके सामने कि भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का, सारे के सारे जितना भी बच्चे का बौद्धिक विकास है, ठीक है, यानी उसके मानसिक विकास की बात हो रही है, यहाँ पर कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो उसका सिर्फ एक पहलू है, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कोग्निटिव विकास की, कोग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है, जिसके बारे में आपको किसने कहा था, ये जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था आपके जीन प्याजे, जिनका नाम आता है, ठीक है। जीन प्याजे ने जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जो बौद्धिक विकास है उसकी आपकी 4 स्टेज इन्होंने दी हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किस पर बल दिया था, इन्होंने बल दिया था चिंतन के ऊपर, ठीक है। इन्होंने किसके ऊपर बल दिया था? चिंतन, यानी कि थिंकिंग के ऊपर बल दिया था। इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण नहीं माना था, ठीक है, इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना। तो इन्होंने यहां पर दिया हुआ है कि जो भाषा होती है वो बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है। तो ये बात किसने कही थी? नोम चोम्स्की ने नहीं कही। क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा कि भाषा जन्मजात होती है, बच्चा भाषा क्षमता के साथ पैदा होता है, उसके माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस का नाम होता है आपका एलईडी डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी मदद से बच्चा व्याकरण के नियमों को जानता है, सार्वभौमिक व्याकरण का रूल उन्होंने दिया। तो ये तो होने सरा बीएफ स्किनर नहीं होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्होंने कहा था कि भाषा जो होती है सिर्फ अनुकरण के माध्यम से, यानी सिर्फ कॉपी करके बच्चा समझता है, यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से समझता है, तो ये भी नहीं होगा, ये होंगे प्याजे होंगे, ठीक है। और देखिए अगर यहां पर बात आ जाती है, अगर यहां पर भाषा को महत्व देने की बात आ जाती तो आपके लेव वाइगोत्स्की हो जाते। तो जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की के बीच में एक तो यही डिफरेंस था कि लेव वाइगोत्स्की ने जो महत्वपूर्ण माना वो भाषा को महत्वपूर्ण माना, जबकि प्याजे ने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना, इन्होंने चिंतन को महत्वपूर्ण माना। तो आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि अनुकरण विधि, अनुकरण का मतलब क्या होता है? इमिटेशन मेथड, यानी कि जब आप लोग कॉपी करते हो, ठीक है। जैसे बच्चा आप लोगों की मातृभाषा सीख जाता है, हम लोगों ने मातृभाषा सीखी, तो अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही होगा? अनुकरण विधि के अंदर अगर कोई भी चीज बच्चों को या बड़े को सीखनी है तो उसको सिर्फ कॉपी करके सीखनी है। जैसा मैं यहां पर चल रहा हूं तो मेरे चलते हुए को कॉपी कर लेगा कोई बच्चा, ठीक है। जैसे वो संजय दत्त की कॉपी करते हैं, ठीक है, या सलमान खान की स्टाइल की तरह कॉपी करते हैं। तो हमने क्या काम करते हैं? अनुकरण विधि का यूज करते हैं, यानी कॉपी करते हैं। तो अगर आपको बच्चों को कोई चीज समझानी है अनुकरण विधि के माध्यम से, ठीक है, और खासकर छोटे बच्चे की यहां पर बात हो रही है क्योंकि छोटा बच्चा अनुकरण विधि के माध्यम से जल्दी सीखता है, तो इसका सही सीक्वेंस, सही क्रम क्या होगा? पहला यहां पर दिया हुआ है आपका प्रत्यक्ष बोध। प्रत्यक्ष बोध का मतलब होता है परसेप्शन, ठीक है। प्रत्यक्ष बोध का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है परसेप्शन। तो सबसे पहला बच्चा जो होता है वो किसी भी चीज के बारे में अपना एक परसेप्शन बनाता है। मान लीजिए आप लोग मेरी कॉपी कर रहे हो, सलमान खान की कर रहे हो या संजय दत्त की कर रहे हो, चलने के पहले एक परसेप्शन बनाओगे, अच्छा भाई ऐसे चल रहे हैं, और बीडू लोग ऐसे नहीं, बीडू तो जैकी स्वरूप कहता है ना, संजय दत्त तो बाबा कहता है, ठीक है। तो आप परसेप्शन बनाओगे। ठीक उसी प्रकार से छोटा बच्चा मान लीजिए भाषा सीख रहा है तो पहले परसेप्शन बनाता है कि कैसे बोल रहे हैं मेरे घर के लोग, जब गुस्सा आता है तो कौन कौन से शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, प्यार करता है तो कौन से बोलते हैं। उसके बाद फिर उसका अनुकरण यानी कि कॉपी करता है, ठीक है। उसके बाद फीडबैक देता है कि हाँ जो बोली जा रही है भाषा वो ठीक है या गलत है, और उसके बाद उसकी क्या काम करना शुरू कर देता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि वो रोट लर्निंग का यूज करना शुरू कर देता है, यानी कि उसको रटना शुरू कर देता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करता है, और बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उस चीज को यहां पर कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही सीक्वेंस आपका पहला आंसर यहां पर सही माना जाएगा। देखिए जब ड्रिल एंड प्रैक्टिस होती है ना, जब आप किसी काम की बार बार प्रैक्टिस करते जाते हो, बार बार प्रैक्टिस करते जाते हो, तो उस चीज को आप लोग याद कर लोगे। जबकि हमें आज की डेट के अंदर कोई भी चीज समझ नहीं है। जैसे हम आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीचर होता था पहले क्लासरूम के अंदर कोई चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ाने के बाद वो बच्चों को काम देता था होमवर्क के अंदर, ठीक है, कि जाओ ये होमवर्क है, कल घर से करके लेकर आना। बच्चा घर पर जाकर जाएगा, मान लीजिए स्कूल के अंदर उसको एडिशन के बारे में बताया, जोड़ के बारे में बताया, तो टीचर ने होमवर्क के अंदर 20 क्वेश्चन एडिशन से जुड़े दे दिए, तो बच्चा वहां पर जाकर उनकी बार बार प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा ना तो देखना वो उस चीज को याद करने लग जाएगा। जबकि हमें बच्चों को सिखानी है, एक्टिविटी के माध्यम से सिखानी है। हमको कोई बच्चों को एडिशन से जुड़ी ऐसी गतिविधियां देनी है ताकि बच्चा घर जाकर भी किसी एक्टिविटी के माध्यम से सीखे, ठीक है। इसलिए आपकी जो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस बढ़िया नहीं मानी जाती। लेकिन छोटा बच्चा जो सीखता है वो आपका अनुकरण यानी कि कॉपी करने के माध्यम से सीखता है। सो आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? फर्स्ट के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन सी तकनीक है जो आपकी भाषा को उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती? भाषा उच्चारण के लिए यानी कि लैंग्वेज के जैसे प्रोनाउंसिएशन की बात आती है तो हमें बच्चों को भाषा उच्चारण के बारे में समझाना है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बचपन के अंदर ऐसे होते हैं, या आप में से भी कुछ बच्चे रहे होंगे जो शब्दों को सही प्रकार से नहीं बोलते या फिर तुतला कर बोलते हैं, ठीक है। रा को ला बोलते हैं। बचपन के अंदर मैं भी एक दो शब्द बोल देता था ऐसा, ठीक है। अभी मेरी जो भांजी है वो भी बोल देती है, एक दो शब्द बोल देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब बचपन के अंदर तुतला के बोल देते एक दो शब्द, ठीक है। तो अगर आपको भाषा उच्चारण सिखानी है ऐसे बच्चों को तो आपको किस विधि का या कौन सी चीज आपको टेक्निक प्रयुक्त नहीं करनी है? पहला है गीत गाना। तो गीत गाना बच्चों को कराएंगे तो देखा आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है ना बहुत सारी कविता भी याद कर लेता है, बहुत सारे गीत भी याद कर लेता है, ठीक है। तो बड़ा उनके अंदर उसको इंटरेस्ट आता है और घर वाले कहते भी है देखो पड़ोसी आ गए या रिश्तेदार आ गए, सुना इनके आगे, ठीक है। तो गीत गाने के माध्यम से जो उसका उच्चारण है वो अच्छा होगा।
कविता का अगर पाठ करेगा तो उससे भी उच्चारण अच्छा होगा, सा स्वर पठन करेगा, स्वर में पठन करेगा, उससे उच्चारण होगा, लिखने से उसका उच्चारण अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये मेथड आई होप आपको याद होगा, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था। व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर बेसिकली यहां पर जो इस विधि के अंदर बच्चों को दूसरी भाषा सिखाई जाती है, उसमें बोलने के लिए मना करा जाता है, ठीक है, कि बोलना नहीं है, बस आपको लिखना है, बस आपको लिखना है और आपको पढ़ना है। लेकिन जब तक बोलेगा नहीं, जब तक आएगी कैसे? तो इसलिए व्याकरण अनुवाद विधि आपकी ज्यादा चल भी नहीं पाई, प्राचीन विधि इसको माना जाता है। तो अगर हम उसे सिर्फ लिखाएंगे तो उच्चारण संबंधी सीखने में उसको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। तो यहां पर नेगेटिव ये है, और नेगेटिव का भाई आंसर नेगेटिव, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपको दिया हुआ है कि अधिगम के यानी लर्निंग के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? अब देखिए, तुकबंदी हो गए, शिशु गीत हो गए, जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है ना, ज्यादातर पैटर्न आपका मतलब इन्होंने लैंग्वेज का चेंज कर दिया, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। और ये पैटर्न ज्यादातर इन्होंने एनसीईआरटी पर आधारित दे दिया, कई सारे मॉड्यूल में से उठाकर दे दिया। इसलिए जब आपका पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, मैंने तभी अपने आप को अपडेट कर लिया था, सारी चीजें मॉड्यूल वगैरह पढ़ के उनको कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए जो मैं चीजें पढ़ाता हूं उसमें बच्चों को फिर पेपर में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे फर्स्ट क्लास के अंदर देखते होंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पर आप लोग देखते हो, ठीक है। तो यहां पर जो तुकबंदियों की बात हो रही है, शिशु गीतों की बात हो रही है, बच्चों को आपने देखा होगा छोटे लेवल पर उसको कविताएं ज्यादा पढ़ाई जाती है, गीत गाने के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। आपके एग्जाम में भी, सीटेट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को गद्य या उसको पद का जो शिक्षण होता है क्यों दिया जाता है, क्यों कराई जाती है हमें उसको गद्य पद की बात, जो आप लोगों के एग्जाम में 15 नंबर का आता है, ठीक है। ताकि बच्चा साहित्य से जुड़ सके, ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेकर चीजों को पढ़ सके, इसलिए उसका शिक्षण यहां पर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर यहां पर तुकबंदी और शिशु गीतों का नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला यहां पर दिया हुआ है भाषा का विकास, ठीक है। देखिए, भाषा का विकास ही तो करा जा रहा है, तुकबंदी की बात हो रही है, गीत गाने की बात हो रही है, कविताओं की बात हो रही है, इसलिए तो होते हैं ताकि बच्चे की भाषा का विकास हो सके। उसके अलावा यहां पर हो रही है मूल्यों का विकास, यानी बच्चों के अंदर वैल्यूज का निर्माण हो सके। जैसे आपके एग्जाम में मैंने बताया, सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों बच्चों को ये पद या गद्य के बारे में बताया जाता है? ताकि बच्चे अपने साहित्य से जुड़ सके, साहित्य से लगाव कर सके। और लगाव करने के बाद जैसे मान लीजिए कोई आपका पद या गद्य महात्मा गांधी के ऊपर आ गया, या मान लीजिए कोई आपके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आ गया, या किसी और पुराने मतलब आपके ऐसे पर्सनैलिटी के ऊपर आ गया, तो बच्चा उनकी कहानी को पढ़ता है, समझता है, अच्छा यार हमारे जो पूर्वज थे मतलब इस प्रकार रहते, ऐसे ऐसे करते थे। तो यहाँ पर वैल्यूज का निर्माण होता है, मूल्यों का विकास होता है, अच्छे बुरे का उसको पता लगता है। कल्पनाशीलता और अनुमान लगाता है, बिल्कुल ठीक बात है, बच्चा यहाँ पर इमेजिनेशन करता है, ठीक है। जब बच्चों को यहाँ पर कहानियां सुनाई जाती है, गीत सुनाए जाते हैं, तुकबंदी होती है, तो बच्चा इमेजिनेशन करता है, अच्छा उस टाइम पर ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा उस टाइम पर ये चीज हुई होगी, ठीक है। लेकिन व्याकरणिक क्षमता का विकास नहीं किया जाता, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। व्याकरणिक क्षमता का विकास नहीं होता। एक विधि होती है भाषा संसर्ग विधि, उसमें मतलब बेसिकली हम लोग व्याकरण के लिए इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई आंसर आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर अब आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये पेपर 2 के लिए है क्या? अरे मेरे भाई, चाहे आपकी सीडीपीओ, चाहे आपकी ये जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होती है। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, सेम आपके लेवल आते हैं, ठीक है। इसमें पेपर 1 पेपर 2 कुछ नहीं होता, दोनों के आपके सेम ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि क्लास 5th के विद्यार्थियों को अपनी सावधिक परीक्षा, अब देखो ये सावधिक परीक्षा की बात आ रही है ना, क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था निपुण के बारे में। अगर आप लोगों ने पढ़ा है क्लास फर्स्ट के अंदर, बताओ निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है, और जो इसका टाइम पीरियड जो लक्ष्य रखा हुआ है, कितने साल तक का निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही हुई है। ध्यान रखना, अगर जिसने क्लास फर्स्ट लिया इसका आंसर गलत दे दिया ना, तो समझ लेना डूब मरना तुम, ठीक है। इतनी आसान भाषा में तुम्हें बताया था। तो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर आपके किसकी बात होती है, जैसे एफलन की बात होती है, 3R की होती है, ठीक है। किसकी बात होती है? 3R, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक नॉलेज बच्चों को दिया जाए, भाषा और उसके अलावा पढ़ना लिखना और उसको संख्यात्मक ज्ञान की नॉलेज यहां पर दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर जो एक भाषा की बात होती है, वो भाषा आपकी हिंदी,
कौन सी भाषा है यहां पर? हिंदी। तो हिंदी भाषा के आकलन के लिए, किसके लिए? हिंदी भाषा के आकलन के लिए निपुण के अंदर एक आकलन बताया गया, वो आकलन है आपका सावधिक आकलन। कौन सा आकलन है? वो आकलन आपका सावधिक आकलन। सावधिक आकलन के बारे में बताया गया कि 22 हफ्ते के अंदर, कितने? 22 हफ्ते के अंदर इस आकलन को 2 बार करना होता है। बेसिकली सावधिक आकलन का मतलब यह होता है जब एक किसी खास निश्चित समय अवधि के अंदर हमें आकलन करना हो। जैसे यहां पर समय अवधि दी थी कि हमें 2 हफ्ते के अंदर 2 आकलन करने जरूरी है, तो एक खास निश्चित समय अवधि के अंदर हमने ये देख लिया कि हमें बच्चों को आकलन करना है, तो वो होता है आपका सावधिक आकलन होता है। ठीक है, तो जिसकी बात आपके निपुण मिशन के अंदर कही गई थी। तो सावधिक परीक्षा या हो गई या सावधिक आकलन कह लीजिए, निम्नलिखित में से प्रश्न दिया गया। कैसा प्रश्न दिया गया? ये हटा देता हूं भाई, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको हटा देता हूं। अब कौन सा प्रश्न दिया है? प्रश्न दिया है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते। ठीक है, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति करिए। करो भाई, यह प्रश्न किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? क्या यह बहुविकल्पीय प्रश्न है? बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर तो आपको कई विकल्प आ जाएंगे, तो इसमें आप कैसे करोगे कि क्या आपको पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है? ठीक है, तो इसके अंदर तो आपके होने से रही लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे आपके उत्तर वाले प्रश्न होंगे। यार क्या आपको पसंद है, क्या आप लोगों को पसंद नहीं है? अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो लंबा सा पर्चा भर दोगे, इतना बड़ा पेज लिखोगे, सर हमें ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। ठीक है, छोटा बच्चा तो और भी ज्यादा लिखेगा, तो ये भी नहीं होगा। पार्ट से बाहर के प्रश्न, यानी ये होते हैं आपके एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन होते हैं। कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आता है लैंग्वेज के अंदर। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जहां पर बच्चा अनुमान लगाता है, जो आप लोग कहते हो ना कि सर जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो इस प्रकार के जो मतलब आपके टॉपिक के सब्जेक्ट के बाहर के जो आपके प्रश्न यानी कि क्वेश्चन होते हैं, वो आपके एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या आपको पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है। तो यहां पर बात हो रही है आपके खुले अंत वाले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो रही है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? जिसके अंदर आपको रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी जहां पर किसी क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर होते हैं वो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। अगर सिर्फ किसी क्वेश्चन का एक आंसर होगा, जैसे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार पूछा था कि आप लोग गधे हो, यस या नहीं, तो आप लोग बता दोगे नहीं है या हम हैं। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कि मैं ये क्वेश्चन बार बार क्यों करता हूं आप लोगों से, ठीक है, इसके बारे में क्या किसी को पता है, तो आप लोग अलग अलग आंसर दोगे, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जहां पर क्रिएटिविटी हो, एक क्वेश्चन के ज्यादा से आंसर हो। ठीक है, और सावधिक आकलन आप लोग समझ गए होंगे, जो आपका निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस वाले आकलन को रखा हुआ है कि एक खास निश्चित अवधि के अंदर हमें बच्चों का आकलन करना है। जैसे 22 हफ्ते के अंदर हमें बच्चों का 2 बार आकलन करना जरूरी था, जो आपके 2022-23 वाले सेशन के लिए बात कही गई थी। ठीक है, सो आंसर आपका फर्स्ट और फोर्थ यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यालय बच्चों में यानी जो स्कूल के बच्चे होते हैं, भारतीय भाषाओं को समुन्नत यानी कि उनको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने कार्यक्रम का नाम बताइए। देखिए यहां पर बात हो रही है जैसे आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो हमारी 22 भाषा है, 8वीं अनुसूची के अंदर जो हमारी 22 भाषा है, अलग अलग प्रकार की जो हमारी 22 भाषाएं दी हुई है, इन 22 भाषाओं के बारे में बच्चों को जानने के लिए, उनसे मतलब परिचित करवाने के लिए एक मिशन की बात कही गई थी। उस मिशन का नाम आपका एक भारत और श्रेष्ठ भारत, इसकी बात की गई थी, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, इसको प्रमोट करने वाले भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया। अब इस कार्यक्रम की बात आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई थी, ताकि बच्चा अपने देश की 22 भाषाओं के बारे में जान सके। लेकिन उसके बाद एक एप्लीकेशन लॉन्च होता है, उसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन यानी कि ऐप लॉन्च होती है। इस एप्लीकेशन ये जो आपकी लॉन्च होती है, ठीक है, तो एनसीईआरटी की मतलब जो किताबें होती है, एनसीईआरटी के अंदर भी इसका काफी यूज हो रहा है। तो इसमें क्या चली है, ये चली भाषा संगम के नाम से चली, जिसमें इन भाषाओं के बारे में इस एप्लीकेशन पर यहां पर बताया जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी ने भी इसको अपनाया हुआ है। सो आंसर आपका भाषा संगम हो जाएगा। शिक्षा नीति की बात करें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, लेकिन जो एप्लीकेशन आई आपकी भाषा संगम आई, यानी कि ये 22 भाषाओं के बारे में जानने की बात आई। सो आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बीबी वालों गलत हो गया। ठीक है सर, मेरा स्कोर 13 आया 15 में से, मजा आया क्लास करके। अरे अभी तो क्लास शुरू हुई है, मतलब 15 क्वेश्चन हुए भाई, अभी तो पार्टी पूरी बची है। ठीक है,
नहीं, पार्टी यूं ही चलेगी वो वाला था। अगला क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता और गणित। यहां पर बात हो रही है आपके FLN की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? FLN की बात हो रही है, यानी कि आपकी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। किसकी बात हो रही है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात हो रही है, ठीक है, जिसके बारे में आपके शिक्षा नीति 2020 के अंदर बात की गई है, ठीक है, शिक्षा नीति 2020 के अंदर जिसके अंदर बात की गई थी, वही बच्चों को 3R की बात हो रही है, पढ़ना लिखाना और उसको संख्याओं की नॉलेज देने की बात कही थी। जिसके बाद एक प्लान आया था आपका निपुण भारत मिशन जो आया था, इसकी जगह आया था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, जब आप लोग मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के अंदर जाते हो तो KVS मतलब एक लैब होती है। जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के अंदर आती है, ठीक है। लैब मैंने क्यों कहा? क्योंकि वहां पर वो चलती है, देखा जाता है मतलब ये कैसी चल रही है, क्या इसके परिणाम है, फिर बाकी के पूरे देश के अंदर वो आपकी सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को समझना है, जो आपके FLN हो गया है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है, केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में काफी चल रही है, ठीक है। तो इस पर बड़ा फोकस किया जा रहा है कि हम बच्चों को कुछ ना हो लेकिन बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं की नॉलेज तो दे सके, ताकि स्कूल में जो ड्रॉप आउट की समस्या बनती है, बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, वो तो ना हो, अंगूठा छाप तो ना बने कोई हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो FLN मिशन सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट यानी क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताओ, इस FLN मिशन को क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पूर्व विद्यालय से ही यानी स्कूल जाने से पहले ही अंग्रेजी भाषा लागू कर दो। वाह भाई, अंग्रेज छोड़ के अंग्रेजी चले गए, ठीक है। तो यहां पर ये तो करना नहीं है आपको। नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत उसको बनाना, ठीक है। किसको? नियमित रूप से कक्षा का परीक्षण आयोजित करके। अगर कक्षा का परीक्षण आयोजित करेंगे तो क्या बच्चा ड्रॉप आउट पहले यही बन जाएगा आपका, ठीक है। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो? बीबी के साथ जा रहे हो। अभी आपकी बीबी को बताता हूं, ठीक है। यहां पर कक्षा परीक्षण आयोजित हो गए, ये तो देखो गधो, यहां पर मैं कह रहा हूं ड्रॉप आउट की समस्या ना बने, बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। कोई खेतों में लग जाता है, कोई किसी काम में लग जाता है यहां पर, तो हमें उन बच्चों को रोकना है कि भाई कुछ भी हो तो पढ़ना लिखना और तुझे थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स नॉलेज हो जाए। तो हम उनके लिए शुरुआत में परीक्षण रख देंगे तो पहले ही भाग जाएगा कि बहुत बेकार मास्टर है, परीक्षा लेता रहता है। उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा से परिचित रहता है, सबसे ज्यादा उसका प्रयोग करना, उसके ज्यादा अवसर देना यहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर आपको जो अप्रोप्रिएट बैठा, थर्ड बैठा है। निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बीबी गलत है इस बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके ऊपर नजर डालिए, ठीक है। अपने वाला फोन दे भाई, इसका तो पता नहीं इनकी क्लास के टाइम पर ये मेरा बंद क्यों हो जाता है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ भी जाते हैं, ठीक है। भाषा की बारीकी मतलब मान लीजिए व्याकरण के बारे में बच्चों को पता लग जाता है, शब्द किस प्रकार से लिखे जा रहे हैं उनमें बच्चा अर्थ समझ लेता है। तो आपको बताना है जब वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, यानी टीचर का बारीकी से अवलोकन करते हैं। टीचर से का बारीकी से अवलोकन करने से कुछ फायदा नहीं है। मान लीजिए टीचर ही गलत बता रहा है या टीचर ही सही प्रकार से नहीं समझा पा रहा है, ठीक है। क्योंकि छोटा बच्चा सबसे ज्यादा क्या काम करता है, स्कूल के बाद अपने टीचर को वो कॉपी करता है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना चाहिए। अगला है जो बुलेटिन बोर्ड होता है, जो स्कूल के अंदर आप लोगों ने ऐसा बोर्ड देखा होगा, बुलेटिन बोर्ड, जहां पर आपको अलग अलग फोटो भी स्कूल के अंदर टंगी हुई मिलती है। मान लीजिए 26 जनवरी 15 अगस्त का कुछ प्रोग्राम होता है, या किसी ने बहुत अच्छी कहानी या किसी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, कविता लिखी है, तो इसको बुलेटिन बोर्ड पर इसको टंगा देते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित परिवेश और इसके मुद्रित परिवेश के सर्जन में भाग लेने के लिए इसको कहना है, ठीक है। किसको कहना है? मुद्रित परिवेश में भाग लेने के लिए इसको कहना है, ठीक। अगला है एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में एंगेज करना है। देखिए भाषा के कौशल मैंने आपको क्या बताए थे, LSRW, ठीक है। यानी कि लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, और राइटिंग यानी कि लिखना, जो कि मेरी बहुत खराब है, ठीक है, जो जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं। तो जो भाषा के कौशल है इसमें हम इंटीग्रेट तरीके से बच्चों को एंगेज अगर करेंगे ना, तो बच्चा ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनने के बाद सही से पढ़ पाएगा और फिर सही से लिख पाएगा। तो भाषा की बारीकियों की अगर पहचान की बात हो जाएगी तो आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? थर्ड के साथ जा रहे हो। और देखिए मैंने आपको बताया था भाषा से समृद्ध जो परिवेश होता है, जो मुद्रित समृद्ध परिवेश होता है, यानी जो हमारे चारों तरफ भाषा बिखरी रहती है, ये मैंने आपको क्लास फर्स्ट के अंदर बताया था, ठीक है। जैसे आपके सामने भाषा है, यहां पर आप भाषा देख रहे हो, कोचिंग के जो बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, होर्डिंग लगी होती है, नेताओं के भी पोस्टर लगे हुए रहते हैं, ये भाषा से समृद्ध परिवेश होता है, ठीक है। लेकिन यहां अगर हम भाषा कौशल में बच्चों को इंगेज करेंगे इंटीग्रेट तरीके से, सो आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है। अब यहां पर भाषा अधिगम की बात हो रही है, जिसको बच्चा दूसरी भाषा को सीखता है संसाधनों के माध्यम से, ठीक है। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है? बिल्कुल बाधित नहीं करता। जैसा आपकी एक टर्म आई थी बहुभाषावाद की आई थी, किसकी बात आई थी? बहुभाषावाद यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म की बात आई थी। एक ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे रहते हैं, तो ये क्या होता है? बहुभाषिकता क्लासरूम या बहुभाषावाद होता है। अगर बच्चे की एक भाषा है, मान लीजिए उसके बच्चे की मातृभाषा है, तो अगर बच्चा मातृभाषा में निपुण है ना, तो दूसरी भाषा को बाधित नहीं करेगा, इसमें हेल्प करेगा, ठीक है, इसमें हेल्प करेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला दिया है इसने कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंधितता से होता है। बिल्कुल ठीक है, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग सेकंड के साथ जा रहे हो, ठीक है। विभिन्न भाषाओं में निपुणता, यहां पर जो अलग अलग भाषाएं बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, कन्नड़ यहां पर बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग भाषाओं में बच्चा जब निपुणता हासिल कर लेता है, तो इसका विकास अंतर संबंधितता से होता है, यानी आपस में इंटरेक्ट करके होता है। हिंदी वाला तमिल वाले से सीख रहा है, तमिल वाला महाराष्ट्र वाले से कुछ सीख रहा है, मराठी से कुछ सीख रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड यहां पर ठीक हो जाएगा। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न नहीं करता, मैंने कहा हेल्प करता है, कठिनाई नहीं करता। लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषा को सीखने के लिए समय नहीं बचता, समय तो बचता ही बचता है, चाहे कुछ भी हो। तो आंसर आपका सेकंड यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, देखें क्या आपको दिया हुआ है, ठीक है। ठीक ठीक, देखिए जो आप पूछ रहे हो सर सोशल स्टडीज की क्लास कब होगी, तो जो आपकी पेडागोजी है, पेडागोजी तो मैं करूंगा, लेकिन सोशल स्टडीज हो गया, साइंस हो गया, या जो संस्कृत वगैरह भी लेते, तो इनका यार आपका सिलेबस बड़ा हो जाता है, सोशल साइंस और साइंस का। दो तरीके आपके पास, या तो आप लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ लीजिए 6, 7, 8 की डिटेल में, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना। एक तो ये तरीका है। मान लीजिए अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, या एनसीईआरटी भी आपके पास नहीं है, और साथ में इसके स्पेशलिस्ट टीचर चाहिए, तो आप लोग बैच ले सकते हो, जो कि ऑलरेडी मेरे ऐप पर क्लास चल रही है, ठीक है। तो दो में से आपको जो ठीक लगे आप लोग उसको कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेकार रिजल्ट जाता है वो पेपर 2 का जाता है, क्योंकि रीजन ही होता है सोशल साइंस और साइंस, ठीक है। तो इनको डिटेल में करवा पाना पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए स्पेशलिस्ट ही टीचर चाहिए। मान लीजिए मैं कोई पकड़ लेता हूं, तो मैं ज्योग्राफी ले लेता हूं कि ज्योग्राफी को मैं करा दूंगा, थोड़े और सेक्शन करा दूंगा, लेकिन सभी को कंप्लीट करवा पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगला आपके सामने दिया हुआ है कि क्लास में प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूं क्वेश्चन की, आप लोग अपनी राय किसके माध्यम से दे रहे हो? फोन के माध्यम से आप लोग अपनी राय दे रहे हो, ये कमेंट कर रहे हो इसके अंदर आप लोग, ठीक है। तो भाषा अध्यापक होने के नाते आपके सामने लिखा हुआ है, आप किस आधार पर उनका आकलन करोगे? अब बताओ मैं आकलन कैसे करूंगा आपका? क्या भाषा में परवाह, मान लीजिए भाषा की बात हो रही है, लेकिन आप लोग तो यहां पर सांकेतिक भाषा का यूज कर रहे हो, ठीक है, लिखित भाषा का यूज कर रहे हो, भाषा की तो बात हो ही नहीं रही, ठीक है। तो भाषा की तो तब बात होती जब आप लोग मान लीजिए ऑफलाइन मेरे सामने होते, ठीक है, तब बात होती। लेकिन अगर भाषा में परवाह आप अच्छी प्रकार से कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी भाषा का विकास हो रखा है, ठीक है। दूसरा, विषय वस्तु में निपुणता, अगर कंटेंट में निपुण आप बन रहे हो और इसका आंसर दे रहे हो, सर इसका आंसर ये होगा, सर मैं बताऊंगा, तो ये आप लोग मतलब एज ए टीचर आकलन कर लोगे। विभिन्न लेखकों के कथन यानी स्टेटमेंट, इसका आपकी भाषा विकास के संदर्भ में कोई भी मतलब नहीं है। उनके स्टेटमेंट से क्या मतलब भाषा का विकास होगा? कुछ नहीं होगा। और प्रस्तुतिकरण शैली यानी प्रेजेंटेशन की शैली, जैसे मेरी प्रस्तुतिकरण की शैली अच्छी है ना, ठीक है, तो इससे भी मैं आपकी भाषा का आकलन करने में आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो थर्ड को छोड़कर पहला, दूसरा और चौथा लगा लो भाई, पहला, दूसरा, चौथा, फोर्थ आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? फोर्थ यानी डी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। इस बार दीदी के साथ आप लोग गए हो, ठीक है, कभी दीदी कभी बीबी। अगला क्वेश्चन देखे सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण, अब यहां पर बात हो रही है आपकी पारस्परिक शिक्षण की, जब आपस में एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से आप लोग सीखते हो, ठीक है, आपस में एक दूसरे से शिक्षण करते हो कि भाई यार अपना रजिस्टर दे दे, मुझे कुछ याद करना है, या मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ ले भाई, मैं तुझे उसका आंसर बताऊंगा, या आपस में ग्रुप में बैठकर आप लोग आपस में शिक्षण कर रहे हो। तो पारस्परिक शिक्षण की क्या प्रक्रिया है, ये आपको यहां पर बताना है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, ठीक है। पहला दिया हुआ है आपके सामने अनुमान, बिल्कुल ठीक बात है। पारस्परिक शिक्षण के अंदर पहले गैस करा जाता है, अनुमान लगाया जाता है, किसके बारे में बात हो रही है, किस टॉपिक पर हमको आपस में शिक्षण करना है, या किस टॉपिक में अगर कोई बात कही जा रही है उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। क्वेश्चन भी करे जाते हैं, प्रश्न पूछना भी यहां पर करे जाते हैं, ठीक है, पूछताछ भी इसमें होती है,
पूछताछ भी लिख दो कि भाई तूने जो लिखा है क्या लिखा है, ठीक है, ये नोट्स बनाए कैसे बनाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, तेरी भी सचिन सर की तरह बेकार राइटिंग है, ठीक है। स्पष्ट करता है, फिर आपका दोस्त स्पष्ट करेगा बे भाई ये ऐसे ऐसे लिखा है, बहन ये ऐसे ऐसे लिखा है, तुझे इतना भी नहीं पता क्या, ठीक है। तो पारस्परिक शिक्षण है, और सारांशीकरण करते हो, सारांश में बताते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, सारी चीज करते हो। तो यहाँ पर पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर पहला ही आपका आ जाएगा, ठीक है। मान लेना, चर्चा करना, नोट करना, जी नहीं, कल्पना करना, जी नहीं, विचार करना, फिर ये भी नहीं, फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है संप्रेषणात्मक गतिविधि, यानी ऐसी गतिविधियां जिनके अंदर आपका कम्युनिकेट होता है, जैसे हमारी अभी नहीं चल रही क्योंकि आप लोग उधर चुप बैठे हो, चुपचाप अपने कमेंट कर रहे हो, बोल नहीं सकते कुछ भी, ठीक है, ऑनलाइन ने बंद करा हुआ है आपके मुंह को। लेकिन संप्रेषणात्मक गतिविधि ऐसी हो जाती है, मान लीजिए आप ऑफलाइन क्लास होती है, आप कुछ बोल रहे होते, पूछ रहे होते, मैं उसका आंसर दे रहा होता है, ठीक है। तो संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका जो होती है वो विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो उनको मदद दे रही है, ठीक है, और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व डाल रही है। और यह अध्यापिका क्या काम कर रही है, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे हम बच्चों को कोई भी चीज शुरू में सिखाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ही आपको सिखा रहा हूं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, आपका धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाता रहता हूं। उसी प्रकार से जो छोटा बच्चा रहता है वो भी जब सीखता रहता है तो टीचर उसको समझाता है। हमारे वाले टीचर और मैडम कैसे समझाते थे, मुक्के से थप्पड़ मार के मुर्गा बनाकर, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो छोटा बच्चा अगर कोई इसको दिक्कत आ रही है तो वहां पर उसको क्या काम करिए, उसको मदद दीजिए, और मदद देने के बाद उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइए ताकि वो खुद से ही समस्या का समाधान कर सके, ठीक है। तो टीचर क्या काम कर रही है, विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, जी नहीं, दिशा संकेत नहीं दे रही, ठीक है। ऐसा हमारे स्कूल के अंदर करते थे कुछ टीचर थे, जैसा मान लीजिए पेपर चल रहा है तो पेपर के बीच में जैसे ऐसे चलते रहते थे, चेकिंग के दौरान हम पेपर देते रहते थे, तो ऐसे नजर डालते थे, ठीक है, 3 3 3 3 3, ठीक है। अगर उनकी बात नहीं सुनी तो एक पीछे गुद्दी पर मारा, 3 3 मैंने कहा अच्छा ठीक है मैम, 3 3 लगा दिया, ठीक है। तो संकेत देकर ऐसा नहीं करना, यहां पर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। अगली बार मैं फिर इंतजार करूंगा उसी मैडम की ड्यूटी मेरी क्लास में लगे, ठीक है। विद्यार्थियों को मदद दे रही है, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों को सीधा मदद दे रही है, क्या काम कर रही है, मदद दे रही है इस प्रक्रिया के अंदर। सो आंसर आपका सेकंड यहां पर ठीक हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, सेकंड के साथ जा रहे हो। रिइंफोर्समेंट नहीं दे रही, पुनर्बलन नहीं दे रही, निर्देश भी नहीं दे रही, सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किन किन लोगों को पेपर के दौरान उनके टीचर मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है, वो जरा आप लोग बताइए किन किन लोगों ने हेल्प की हुई है, ठीक है। आई थिंक सभी लोग होंगे जिनको किसी ना किसी में हेल्प करता है, या जब आप लोग सीटेट के एग्जाम में जाओगे एक दो आपको वही मिल जाएगा मदद करता हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर है, और जो आपको वहां पर मान लीजिए हेल्प करता हुआ मिलेगा, कोई टीचर भी मिलेगा, ज्यादातर संभावना ये रहते हैं जिस भी स्कूल के अंदर आप जाओगे तो कोई ना कोई आपके सचिन सर का जानने वाला टीचर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। एक मेरा दोस्त था, ठीक है, वो उसकी जॉब लगी हुई थी तो उसको पता नहीं था मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। उसने जब वहां पर वो पढ़ रहा था उसने ऐसी चर्चा कर रहा था कि भाई मतलब आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ज्यादातर बच्चों ने कहा सर सचिन सर से, सचिन सर से, ठीक है। वो परेशान हो गया, भाई मुझे तो यकीन ही नहीं है तेरा यूट्यूब चैनल। मैंने कहा वो तो कोई और है मेरे जैसा। कह रहा नहीं तूने मेरा पागल बनाया, वहां पर तेरी बात कर रहे थे स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे भी बाद में तेरी बात कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तू बता दे या तूने दो चार को। कह रहा हाँ भाई मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भाषा की कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वो अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके यानी कि अंतःक्रिया करके अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद और नापसंद जानने हैं, ठीक है। वही वाली बात होगी जैसे आपके संकोच को दूर करने की बात की जा रही थी। मान लीजिए आपस में दोस्त आ रहे हैं, ठीक है, बच्चे आपस में, लड़के हो या लड़की हो कोई भी हो, तो आपस में इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश मान लीजिए कोई यूपी बिहार के बच्चे हैं, अब देखो आपस में कितनी खतरनाक इंग्लिश सीखेंगे, और आपस में एक दूसरे की पसंद और नापसंद जान रहे हो। अब सच जरा इमेजिनेशन करिए कि यूपी बिहार के मान लीजिए बच्चे होंगे, अगर आपस में इंग्लिश सीख रहे होंगे तो किस प्रकार की इंग्लिश चल रही होगी और किस प्रकार से वो पसंद और नापसंद पूछ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे बच्चों को इंटरेक्ट ऐसे मत कराओ, देख रेख में इंटरेक्ट कराओ जहां पर टीचर भी उपस्थित हो, ठीक है। तो यहां पर जो इंटरेक्ट कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, इसके दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका जो है वो विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत या मदद के रूप में दे रही है, यानी उनको हेल्प दे रही है, यानी आप लोग कह सकते हो उनको स्कैफोल्डिंग दे रही है, ठीक है। एक टेम्परेरी हेल्प उनको दे रही है ताकि आपस में समझ सके। मैंने कहा ना टीचर का होना क्लासरूम में जरूरी है, वरना तो आपस में कर लिया उन्होंने इंटरेक्ट, ठीक है। यहां जो समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि पूरा का पूरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंब कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपको बताना है
क्या यहाँ पर व्यवहारवाद की बात हो रही है? व्यवहारवाद की यहाँ पर बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर तो उनको सपोर्ट दे रही है टीचर। क्या संज्ञानात्मक संकेत दे रही है, कुछ आपका कॉग्निटिव उसको संकेत दे रही है, ठीक है। यानी मान लीजिए टीचर को, बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई इंग्लिश के अंदर, तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक संकेत उसको ऐसे दे रही है, इससे जुड़ा हुआ ये हो सकता है, ठीक है, इसकी जो इंग्लिश है इसका हिंदी में मीनिंग ये होगा। तो ऐसे संकेत नहीं दे रही, वो तो सिंपल उसको मदद दे रही है, ठीक है, जहां जहां उसको जरूरत आ रही है वहां उसको मदद दे रही है। ये हो जाएगा आपका अंतःक्रियात्मक हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपस में इंटरेक्ट का, ठीक है। तो आपस में अंतःक्रियात्मक का आपका ये प्रोसेस यानी सिद्धांत हो जाएगा जब आपस में इंटरेक्ट करके बच्चे इस चीजें सीखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भाषा की क्लासरूम में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले महीने की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों यानी स्टेटमेंट का विश्लेषण करने के लिए कहा। टीचर ने क्या काम कहा, जैसे अभी की मैं बात बता रहा हूं, आज 4 स्टेट के चुनाव हुआ है ना, 4 राज्यों के आपके रिजल्ट आ गया, चुनाव का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये जो आपके चुनाव चले थे, जो आपका इलेक्शन हुआ था, तो चुनाव से पहले नेताओं ने बहुत सारे वादे करे थे, बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिए थे, बहुत सारी आपकी घोषणाएं करी थी, वक्तव्य दिए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक बार जिता दीजिए ये कर जाएंगे, ठीक है। तो जो भी यहां पर मान लीजिए जीते हैं, कोई भी पार्टी यहां पर जीती हो, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि बताओ उन्होंने कौन कौन से चुनावी वादे करे थे, कौन कौन सी घोषणाएं करी थी, कौन कौन से स्टेटमेंट दिए थे। तो आपको बताना है कि इसका विश्लेषण करना है। तो यहां पर जो अध्यापिका है या यहां पर जैसे मैं आपका सर हूं, तो किस बात पर बल दे रहा हूं, अब आपको बताना है किस बात पर बल दे रहा हूं। क्या मैं यहां पर आपको लिखित विमर्श चिंतन करने के लिए कह रहा हूं कि लिखकर बताओ इसके बारे में, ठीक है। इन्होंने खुद तो भाषण बोल कर दिए थे, लिखित में नहीं दिए। एक सेकंड भाई। देखिए, लिखित विमर्श नहीं होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर मैनिफेस्टो की बात होती कि हम अपने मैनिफेस्टो में जीतने के बाद ये करेंगे, ये योजनाएं देंगे या इस प्रकार से नौकरी निकालेंगे, उसकी तो बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात होगी आपके वाचिक विमर्श चिंतन की बात होगी। किसके? वाचिक विमर्श चिंतन की होगी। वाचिक का मतलब बोलना। तो यहाँ पर आप लोग जो विश्लेषण करोगे ना, आप लोग क्या बताओगे कि सर उन नेता ने ये वाला वादा किया था, सर उन नेता ने ये वाला स्टेटमेंट दिया था उस टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर। तो आप लोग यहाँ पर वाचिक विमर्श चिंतन करेंगे। आप लोग जो न्यूज खोलोगे ना, तो न्यूज के अंदर आपको पता है क्या मिलेगा? वाचिक विमर्श चिंतन करता हुआ मिलेगा। जो हार गया वो चिंतन कर रहे होंगे कि भाई हम क्यों हार गए, जो जीत गया वो खुशी मना रहे होंगे और फिर चिंतन कर रहे होंगे जहां हार गए वहां क्यों हार गए, ठीक है। सो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर जो आपके सामने दिया हुआ है। पता नहीं यार क्या हो गया एकदम गले में। अगला क्वेश्चन देखिए सामने क्या दिया हुआ है। अभिकथन यानी अजर्सन आपको दिया है कि जो चेतन होता है, ठीक है, यानी जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है जिसके अंदर आप लोग सारी चीजें याद करते हो, बेसिकली जैसे सिगमंड फ्राइड है, ठीक है। इसके ऊपर तो यार बहुत स्टडी हुई है। सिगमंड फ्राइड अपने आप में बहुत क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने जो हमारा मन होता है ना, उन्होंने बेसिकली सिद्धांत ही दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो उन्होंने हमारे मन को 3 प्रकार से बांटा था, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, ठीक है। यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड बड़ा महत्वपूर्ण माइंड होता है। मतलब इसके ऊपर तो एक थ्योरी बनी हुई है, एक बुक बनी हुई है। उस बुक के बारे में मैंने भी थोड़ा सा देख रहा था। अनकॉन्शियस माइंड मतलब इतना महत्वपूर्ण होता है, जैसा आप लोगों को कोई चीज नहीं मिलती ना, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो यार काश मेरे पास भी होती, तो हमारा माइंड उसके लिए हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को बड़ा महत्वपूर्ण माना था, जिसके अंदर बेसिकली वो सब चीजें होती है जिनको हम लोग भूल जाते हैं, याद करने पर भी हमारे माइंड में नहीं आती। लेकिन जो आपकी चेतन मन होता है, इसमें ज्यादातर वो जानकारी रहती है, वो नॉलेज होती है जो हमें याद होती है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछा आपका क्या नाम है, तुरंत आप लोगों के चेतन मन से आएगी कि मेरा नाम सर ये है, गधा मेरा नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से चेतन मन के अंदर होती है। तो जो चेतन होता है वो अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं में, यानी कि लर्निंग से संबंधित जो आपकी व्यवस्थाएं होती है, उससे प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मान लीजिए आप लोग यहां पर कुछ भी सीख रहे हो, अधिगम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे प्राप्त जो भी परिणाम आएगा उसको आप लोग जांचोगे और सुधारोगे, और सुधारने के ऑब्जर्वेशन के रूप में उसको कार्य करोगे आपके चेतन मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। तो पहला आपका ठीक है। कारण इसमें यह दिया है कि पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण यानी कि आपके ऑब्जर्वेशन के सफल प्रयोग की शर्तें होती है।
अगर मान लीजिए आपको किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करना है, जैसे मान लीजिए आज मैं इलेक्शन की बात करूं, तो इलेक्शन के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है कि यार जैसे आई थिंक 3 स्टेट के अंदर बीजेपी जीती, अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं दोपहर तक देखा था, तो 3 स्टेट के अंदर बीजेपी आगे जा रही थी, एक के अंदर कांग्रेस आगे जा रही थी। तो मान लीजिए आपको ऑब्जर्व करना है कि मतलब क्या स्ट्रेटेजी है जो 3 स्टेट में बीजेपी आगे गई और एक स्टेट में कांग्रेस आगे गई। तो अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है तो क्या इसके अंदर सिर्फ पर्याप्त समय जीने, ज्यादा भी समय मिल सकता है। आपने देखा होगा जो खुद नेता होते हैं तो वो इसकी समीक्षा करते हैं, हम क्यों जीते या क्यों हारे, क्या और बेहतर कर सकते थे। तो कारण गलत है लेकिन अर्जर्सन यानी कि अभिकथन ठीक है, यानी ए सही है लेकिन आर यहाँ पर इसकी सही प्रकार से व्याख्या नहीं कर रहा है। कम समय तो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। आर इसकी सही व्याख्या नहीं है यार, दूसरा और तीसरे के अंदर डाउटफुल है। पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें देखो ऑब्जर्वेशन के लिए तो होनी चाहिए लेकिन 3 शर्तें यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड तो ऑप्शन आपका वैसे ही डेफिनेटली गलत बैठ रहा है, ठीक है, ये जो आपका सेकंड वाला है, ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं। लेकिन वैसा आपका बैठ रहा है कि अगर हमें ऑब्जर्वेशन करना है तो भैया आपका पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसका इससे मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, सेकंड के साथ मैं यहां पर जाऊंगा, सेकंड आंसर यहां पर हो जाएगा। आई होप आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों के साथ जा रहे हो। देखिए आप लोग यहाँ पर सेकंड के साथ जाइए, ठीक है, क्योंकि इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि लक्ष्य भाषा यानी जो टारगेट लैंग्वेज होती है, मान लीजिए आपको कोई दूसरी भाषा सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज की बात करी जा रही है, तो उसके आरंभिक अधिगमकर्ता, मान लीजिए इंग्लिश आपको सीखनी है तो उसके शुरुआत के अधिगमकर्ता को किसके अधिक अवसर मिलने चाहिए जिससे कि वह वाक्य विन्यास, प्रतिरूपों, लय, स्वर शैली यानी जो लहजा होता है आदि के प्रति समझ बना सके। मान लीजिए आपको कोई टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश आपको सीखनी है या आपको XYZ कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण किस पॉइंट पर आप लोग फोकस करोगे। तो यहां पर आपके भाषा के जो कौशल है, 4 आपके सामने भाषा के कौशल दिए हुए, ठीक है, कौन से कौशल, 4 आपके सामने भाषा के कौशल दिए हुए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आपको टारगेट लैंग्वेज का आप शुरुआत के अधिगम करता हो, शुरुआत के लर्नर हो, तो सबसे पहली चीज किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो पहला स्टेप माना जाता है, जो पहली आपकी क्रम माना जाता है, वो होता है सुनना। जब तक सही से सुनोगे नहीं, समझोगे कैसे, बोलोगे कैसे, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी समझ, श्रवण के प्रति समझ बना सके, तो आंसर आपका पहला यहां पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि कौन सा तरीका तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, यानी फैक्ट से आगे जाकर गैस करने का सही तरीका कौन सा है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन गया था, मैंने कहा था जहां पर आप लोग ये कहते हो सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सर ये तो चैप्टर से बाहर की चीज आ गई, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट उसने पूछ लिया। तो यहाँ पर कौन सा वो प्रोसेस है, क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है, जी नहीं, कोई यहाँ पर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष नहीं निकल रहा, चीज ही आपकी मतलब अनुमान पर आधारित होगी। विश्लेषण कैसे करोगे, जब आप ये कहोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो विश्लेषण कैसे करोगे, विश्लेषण भी नहीं कर पाओगे। ये होते आपके एक्स्ट्रापोलेशन होते हैं, या इस प्रकार के मैंने भी आपको बताए थे, एक्स्ट्रापोलेशन आपके क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों के टॉपिक के कंटेंट के जो बाहर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर यहां पर नजर डालिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। क्वेश्चन आपको कहता है कि श्रीमती शांति कक्षा में कहानी सुना रही है, ठीक है, शांति हमारी नानी का भी नाम था, वो भी हमें कहानी सुनाती रहती थी, ठीक है, अब नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, हम भी चुपचाप सुनते थे। कहानी सुनाने के बाद वह बच्चों से प्रश्न पूछती है। नानी ने प्रश्न तो कभी पूछा नहीं हमसे, ठीक है, नाना पूछ लेते थे 1-2 बार। तो कुछ बच्चे सही उत्तर देते हैं और कुछ यहाँ पर गलत उत्तर देते हैं, बिल्कुल देंगे, सही और गलत दोनों ही देंगे। और कुछ बच्चे चुपचाप भी रहते हैं, यानी कि हमारे जैसे जो चुप रहते थे कि अब दूसरी सुनाओ नानी, अब दूसरी सुनाओ। तो गलत उत्तर देने वाले या जो आपके चुपचाप रहने वाले बच्चे हैं, उनके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। उन्होंने कहानी बिना समझ के गुनी नहीं सुनी है, ये तो आपका सही है भाई, ठीक है। उन्होंने कहानी बिना समझ के सुनी है, तभी तो यहां पर वो गलत उत्तर दे रहे या चुपचाप बैठे। तो हम लोग भी जैसे कहानी सुनते थे, हम लोग भी पूरा इंटरेस्ट मतलब लेते तो थे, लेकिन समझ के साथ अगर नहीं लिया तो हमें भी ना तो आंसर पता होगा और चुपचाप ही बैठे रहेंगे, ठीक है। उन्होंने कहानी एकाग्रचित होकर सुनी है, ठीक है। देखिए अगर यहां पर बात आ जाती एकाग्रचित होकर सुनिए, अगर एकाग्रचित होकर सुनते ना
तो आपके वो गलत उत्तर नहीं देते, चुपचाप नहीं बैठते, तो इसको डाउटफुल डाल दो। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। वे वास्तविक श्रवण के स्थान पर केवल सुन रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो सिर्फ सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, तभी तो चुपचाप बैठे हैं या गलत आंसर दे रहे हैं। वे एकाग्रचित होकर समझ के साथ सुन रहे थे, अगर वो समझ के साथ सुन रहे होते तो आंसर, ये क्या नाम है, वो यार चुपचाप नहीं बैठे रहते, आंसर देते, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा उत्तर सही नहीं है कि वो एकाग्रचित होकर, मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर, कंसंट्रेट कर समझ के साथ सुन रहे, अगर वो ऐसा करते ना तो यहां पर गलत उत्तर नहीं देते और चुपचाप नहीं बैठते। सो आंसर आपका फोर्थ यहां सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके ऊपर हम लोग यहां पर डालते हैं नजर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि क्लास थर्ड की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल यानी कि जो सुनने का कौशल होता है, इसका आकलन करना है, तो उसे इसके लिए किस गतिविधि, किस एक्टिविटी का संचालन करना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला आपके सामने दिया हुआ है कि पढ़ी गई जो सामग्री है उससे शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। देखिए श्रवण कौशल की बात हो रही है, सुनने के कौशल की बात हो रही है, जो आपका पहला कौशल है। ठीक है, तो जो भी पढ़ी गई सामग्री है, बच्चों को हमने जो भी पढ़ा है, मान लीजिए अल्फाबेट पढ़ा है, या मान लीजिए जैसे मैं आपको यहाँ पर पेडागोजी पढ़ा रहा हूं, तो इससे जो शब्द है, अब आप लोग देख रहे होंगे कुछ डिफिकल्ट से वर्ड आते हैं आपकी लैंग्वेज के अंदर या हिंदी के अंदर डिफिकल्ट से वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, कोई डिफिकल्ट कंटेंट आ रहा है, तो उसका अर्थ बताने के लिए कहना, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, या मैं आपको यहां पर समझा भी रहा हूं और फिर आपसे कहूंगा इसका अर्थ बताओ, तो आप लोग क्या काम करोगे, अगर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है तो आप लोग उसका अर्थ भी यहां पर बता दोगे। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, ठीक है, श्रवण कौशल का यूज नहीं करा, तो आप लोग उसका अर्थ नहीं बता सकते। सो आंसर अभी तक आपका फर्स्ट यहां पर ठीक है। ठीक है, आगे और देखते हैं। सुनाई गई कहानी पर, यार देखो अगर छोटे बच्चे के संदर्भ में बात आ रही है कि सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है क्लास थर्ड की बात हो रही है, तो क्लास थर्ड का बच्चा, ये तो आप लोगों के लिए होगी जो बड़े बच्चे हैं, क्लास थर्ड के बच्चों को जो भी कहानी सुनाई, मान लीजिए हमने उसको हाथी की सुनाई, शेर के ऊपर सुनाई, कुछ भी सुनाई, तो सुनाई कहानी पर उसको चित्र बनाने के लिए कहना, कह दी कि बेटा पेंटिंग करो, कोई भी ड्राइंग बनाओ, जो जो आपको मैंने कहानी सुनाई, तो बच्चा उल्टी सीधी ड्राइंग बनाएगा, क्लास थर्ड के अंदर रहेगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका सेकंड यहां पर हो जाएगा। स्टूडेंट को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, जी नहीं, इससे आपका श्रवण कौशल नहीं होगा। दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन, जी नहीं, यहां पर एप्रोप्रिएट आंसर आपका सेकंड ही ठीक हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर यहां पर डालते हैं हम लोग नजर। ठीक है, ठीक ठीक भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि क्लास फोर्थ की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन। अब देखो ध्यान से सुनना, क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था लेखन के आपके दो आपके कौशल, एक तो आपका उत्पादक कौशल यानी आपका प्रोडक्टिव स्किल, और दूसरा आपका प्रक्रिया कौशल यानी कि आपका प्रोसेस स्किल। तो यहां पर पूछा आपका प्रक्रिया कौशल पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि प्रक्रिया आधारित आपके लेखन की बात कर रहा है कि जब कोई बच्चों को लेखन सिखाते हैं तो किन प्रक्रियाओं से होकर वो गुजरता है। तो आई होप आपको ध्यान आ गया होगा जब मैंने कहा था मेरे बारे में आपको कोई लेख लिखना है, तो मेरे बारे में लेख लिखना है तो किन किन प्रक्रियाओं से आप लोग गुजरते हो, ध्यान आ गई। कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ये बताइए कि लेखन के दौरान जिन जिन प्रक्रियाओं से यहां पर गुजरता है लेखन के दौरान, वो प्रक्रियाएं कौन कौन से, वो मत देखना पीछे जाकर वीडियो। ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स में एक एक करके। यहां पर आपके सामने दिया हुआ है किस उपागम का प्रयोग कर रही है क्लास फोर्थ की अध्यापिका, लेखन पूर्व गतिविधि यानी लेखन से पहले की गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। यानी लेखन से पहले की जो आपकी गतिविधि है, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए मेरे ऊपर आपको लेखन करना है कोई, कि सचिन सर के ऊपर लिखिए, अच्छा बुरा जो भी आप लोग लिखिए, तो लिखने से पहले सबसे पहले मेन चीज क्या होती है, हमें सबसे पहले बच्चे के अंदर आपके विचारों का सामंजस्य बैठाना पड़ता है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब ब्रेन के अंदर तूफान लाना पड़ता है। तूफान किसका, विचारों का तूफान, कि भाई सचिन सर के बारे में लिखना है, लिखो अच्छा बुरा जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, ब्रेन के अंदर स्टॉर्म आ जाएगा, मस्तिष्क उद्वेलन विधि जिसको कहा जाता है। तो पहला हो जाएगा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मानस मंथन, ये आपका पहला हो जाएगा। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बता दो इसके बाद के जो आपके स्टेप होते हैं कौन कौन से मैंने बताए थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहला आप लोग सभी यहाँ पर ठीक बता रहे हो, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसके स्टेप नहीं बताए। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, स्टेप कोई भी नहीं बता रहा, एक एक लिख रहा है, वो तो मुझे पता है, एक आपको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा के जो कार्य होते हैं उसको अपने सहपाठी या वयस्क से मदद से पूरा करना है। ऐसा हम लोग भी काम करते थे। जो टीचर होता था वो होमवर्क दे देता था और कभी हमें दिक्कत आती थी तो अपने मान लीजिए बड़े बहन भाई बहन से करवा दिया, अपने पेरेंट्स से यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, तो ये काम आई होप आप लोगों ने करा होगा ज्यादातर ने स्कूल में। तो वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है, इन दोनों के बीच की जो संभावना है उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, किसके कहा जाएगा कि जो आपका वास्तविक की बात हो रही है और संभावित की बात हो रही है कि कितना कर सकता है और कितना कर पा रहा है, इनके जो बीच का जो अंतराल है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा। क्या भाषा अर्जन उपकरण कहा जाएगा, यानी कि एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस? जी नहीं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर तो सपोर्ट की बात हो रही है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अर्जन उपकरण में तो अपने आप ही वो भाषा को सीख लेता है। क्या ये आरंभिक साक्षरता की बात कर रहा है, शुरुआती लिटरेसी की बात कर रहा है? उसकी भी बात नहीं कर रहा। सादृश्यकरण की बात कर रहा है, यानी कि समान होने की बात कर रहा है, तो समान होने की तुलना बराबर होने की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर वो दोनों के बीच में अंतराल की बात कर रहा है। ये हो जाएगा आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो दिया था आपके लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। क्या दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, जिसके अंदर मैं आपको हर बार एक मेथड से समझाता हूं। लेव वाइगोत्स्की ने कैसे दिया था, मान लीजिए, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, जेडपीडी का कहा था उन्होंने कि जो वास्तविक विकास बच्चे का होता है, और जो कल ही हमारा चैप्टर टॉपिक यही होने वाला है, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का, तो ध्यान से 8 बजे आ जाना, ये पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 नंबर का एग्जाम में आता है कि बच्चे का वास्तविक विकास और जो संभावित विकास है उसके बीच का डिफरेंस होता है आपका, ये आपका जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे यहां तक, इस स्टेप तक तो बच्चा अपने आप भाषा को कर पा रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया उसका वास्तविक विकास। कौन सा हो गया? ये हो गया उसका वास्तविक विकास हो गया, ठीक है। और कितना करवाने की कोशिश करी जा रही है, यहां पर उसका ये हो जाएगा संभावित विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका संभावित विकास हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो बच्चा कर पा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जब बच्चा जाएगा तो यहां पर बच्चा नहीं कर पाएगा, तो इसको यहां पर सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, यानी यहां पर इसको स्कैफोल्डिंग दी जाएगी, मदद दी जाएगी। क्या दी जाएगी? उसको मदद दी जाएगी। तो जहां तक वो अपनी चीजों को कर पा रहा है वो तो उसका वास्तविक हो रहा है, बिना मदद के कर पा रहा है, और जहां उसको मदद दी जाएगी तो आपका संभावित हो गया। और इनके बीच का जो ये होता है आपका, ये होता है आपका जेडपीडी, जो मैंने लिखा हुआ है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। सो आंसर आपका फोर्थ यहां पर सही हो जाएगा। कल हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, 8 PM आप लोग यूट्यूब चैनल पर आ जाना। कल हमारा लेव वाइगोत्स्की होने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में चीजें समझाऊंगा, ठीक है। अब ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताइए कि ईमानदारी से आपका कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। और आप लोगों ने वो भी नहीं बताया कि जो लेखन प्रक्रिया होती है वो किन किन स्टेप से गुजरती है, उसके स्टेप भी आपने नहीं बताए, ठीक है। आप लोग बताइए, और जो बच्चे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहे। जिसको कोर्स चाहिए तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, कोर्स आपको मिल जाएगा। और बाकी कंटेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी मॉक टेस्ट, मेरे वाले नोट्स और बाकी टीचर की क्लासेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब पूछे आपका कोई सवाल है, अब मैं आपके सवालों का आंसर देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। ठीक है सर, सीटेट के लिए पासवर्ड गया ऊपर, पासवर्ड का वो तो आपको सारे बीसी के अंदर मिलते हैं, एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ड्राफ्ट, रिवीजन, एडिटिंग, ऊपर गया भाई। बस ये 4 ही होता है, मैंने 4 बताए थे आपको, जो प्रक्रिया कौशल बताए थे, लेखन के 4 बताए थे। ध्यान से देखना क्लास फर्स्ट के अंदर, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। मैराथन कब से शुरू करने वाले हैं भाई? यार मैराथन हर बार मैराथन दे दे के मैं भी थक गया। इस बार मैं बताऊंगा, मेरा मन करेगा मैराथन का या नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मेरा मन करा तो, अगर आप लोगों ने इस बार मैराथन के अंदर बिल्कुल ही ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कि हर बार बना रहे हो, 1 लाख के करीब इस बार लेकर चलेंगे तो मतलब देखूंगा, वरना अदरवाइज मैराथन में हर बार करा करा के बहुत थक गया हूँ। बहुत रिकॉर्ड बन लिए मैराथन क्लास में मेरे खुद के, तो इसके ऊपर अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। सर आप वर्कआउट करते हो? नहीं भाई, अब टाइम कम मिलता है, हफ्ते के अंदर 2 बार ही मतलब कर पाता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, वाइगोत्स की बहुत भारी लगता है सर। हम आपको, अगर आपको वाइगोत्स की भारी लगता है तो कल 8 PM वाली क्लास आप लोग देख लेना। अगर जिंदगी में भूल जाओ तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट सर, लव यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है भाई, लव यू लव यू। और ठीक है, 15 नंबर है अंशु के, 26 है चंचल के, यहाँ पर 22 है, फरीन के 10 है, ठीक है।
ठीक है। देखो हिंदी और जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, धीरे धीरे क्लास लोगे तो आपकी चीजें समझ में आती जाएगी। लेवल इसका अच्छा है। 2-3 क्लास के बाद इसका लेवल आपका फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें कम स्कोर आया करे ना, आपका टेंशन मत लिया करो, ये आपका अच्छा खासा लेवल लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर, अब तैयारी शुरू किया, आपके वीडियो से हो जाएगा सर, अरे टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए कल मिलते हैं 8 बजे टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।